Hello, am I audible to all? Can some of you type? Good evening, Kavya. Okay, Yes, sir, audible. thank you. So, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि अलग अलग टॉपिक्स थे, तो सभी को कंपाइल करके जितना हो सके उतना हम 1-1.5 घंटे में कवर करने का ट्राई करेंगे अभी। मुझे जो टॉपिक्स आए थे वो थे कि टाइम टेबल और शेड्यूल कैसे बनाना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, कॉलेज में है, जॉब में है, कैसे तैयारी करें, क्या बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगी, करंट अफेयर्स, सी सेट, प्रिलिम्स और एसए से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे मुझे। तो मेनली वही टॉपिक के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। हम जो है फिलर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कौन सा बुक पढ़ना है वो सब तो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम का जो पेज है उसमें। ठीक है, तो हम फिलर्स के ऊपर मेन फोकस करेंगे। आपका कुछ अगर स्पेसिफिक डिमांड है तो भी बता दो मुझे, तो मैं ऐड कर दूंगा। सर अभी शेयर करना है टॉपिक। हेलो, सर मेंस आंसर राइटिंग की एनालिसिस वगैरह ये सब भी ऐड कर देना, वो सब भी बता दीजिएगा। ठीक है, मेंस वगैरह का ऐसा होगा तो हम एक अलग से ही कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, फिर मैं बेसिक आपको बता दूंगा। ठीक है। हेलो सर, ओके कैन यू ओके। हियर मी? यस, कौन बोल रहा है? सर निधि। हाँ बोलो निधि। सर प्लीज़ जीपीएससी के लिए सोर्सेज जरूर कवर कीजिएगा फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, जो गुजरात जीके होता है ना। अच्छा, जीपीएससी में मेनली आपको है ना यूपीएससी के सोर्सेज यूज करने हैं। वर्ल्ड इनबॉक्स का सिर्फ गुजराती स्पेसिफिक हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लो, अदर देन दैट बाकी सब सेम रहेगा। तो जो मैंने बुक लिस्ट शेयर की है वो सेम ही है। सर एक्चुअली मैं 2 बार जीपीएससी दे चुकी हूँ, विदाउट गुजरात जीके कवर किए बिना हो नहीं रहा, और इंग्लिश अच्छा मीडियम के लिए उसके लिए सोर्सेज नहीं है। अच्छा, मैंने गुजरात का कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ कल्चर थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, हम आप मुझे पर्सनल मैसेज करना जीपीएससी के लिए। ठीक है, मैं आपको बता क्या? दूंगा। तीर्थ का है करंट अफेयर्स, वो मैं कवर करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है ना, तो मैं शुरू करता हूँ फिर। सर एक और चीज, ऐसे में जो लिंक करते हैं ना पैराग्राफ्स, हाँ 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 ऐसे में हाँ, ऐसे भी कवर करने वाला हूँ मैं पैराग्राफ्स आज। में जो लिंक लिंक हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो वो लिंकिंग वाला सर पार्ट कवर करिए। ओके, मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो हेलो सर अक्षर। हाँ बोलो अक्षर। हेलो। हाँ सर, यूपीएससी के लिए अगर हम मोर देन वन सोर्सेज अगर रेफर करें कोई भी बुक, राइट। तो सब ऐसा बोलते हैं कि ओवरलैपिंग जो कंटेंट होता है वो नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो वो तो कोई दूसरा सोर्स पढ़ना ही नहीं है। पर अगर हाँ जैसे मैं शंकर एनवायरनमेंट पढ़ा, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल प्रेफर नहीं करता दूसरी बुक पढ़ना, पर अगर मैंने माजिद हुसैन एनवायरनमेंट पढ़ना चाहा, तो उसमें सब ओवरलैपिंग जो कंटेंट होता है वो कैसे रिमूव करे। ओवरलैपिंग कंटेंट तो आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। या फिर आप क्या करो कि जो जो टॉपिक्स, जो इंडेक्स दिया हुआ है दोनों बुक का, वो कंपेयर कर लो। ठीक है, तो मेन टॉपिक और जो सब टॉपिक्स है कौन कौन से सिमिलर है और कौन कौन से नए हैं, उस हिसाब से जाओ। या तो फिर आप पूरा बुक पढ़ो। दो रास्ते हैं आपके पास। अगर टाइम ओके। ज्यादा नहीं है तो फिर आप सिर्फ कंपेयर करो दोनों इंडेक्स को, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एडिशनल टॉपिक आपको दिया हुआ है इसमें। और सर ये जो स्टैटिक पोर्शन होता है और फिर डायनामिक पोर्शन, कोई भी सब्जेक्ट में स्टैटिक पोर्शन करता हूँ तो उसका डायनामिक पोर्शन जैसे कि करंट अफेयर्स मुझे करना है, तो ये जो विजन की और दूसरी कोई करंट अफेयर्स मैगजीन जो होती है उसमें सब डेटास जो दिए होते हैं, बहुत सारे डेटास दिए होते हैं, तो मैं वो फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसा करता था कि सारे रट्टा ही मारता था डेटा। अच्छा। फिर मुझे पता कि नहीं करना है। राइट। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसे मैनेज करें, बहुत सारी ह्यूज इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करें। देखो डेटा तो क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स का डेटा आपको बहुत मिलेगा, न्यूज़पेपर में मिलेगा, करंट अफेयर्स के जो मैगजीन उसमें मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। बट जो मेन टॉपिक है, जैसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बार बार आता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई डेटा आ रहा है तो आप प्रीवियस 4-5 साल के क्वेश्चंस देखो, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड डेटा आपको याद होना चाहिए। और अगर कोई रिपोर्ट आया है, कोई मतलब यूएन का या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का, तो सिर्फ उसका नाम याद रखना है और ये ऑर्गेनाइजेशन लाया है, उसका फिर इंडिया का कौन सा रैंक है वगैरह वो आपको याद नहीं रखना है।
और सर कोई भी सब्जेक्ट में कितने डेप्थ तक जाना है? जीएस में आपको देखो डेप्थ तो जितना चाहो उतना जा सकते हो, पर आपके पास टाइम नहीं है उतना, ठीक है। तो आपको बेसिक बेसिक टच करना होगा, और हर साल ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही ट्रिकी होंगे और बहुत इन डेप्थ होंगे, तो आपको अवॉइड ही करना है एग्जाम में, ठीक है। डेप्थ में आपको सिर्फ ऑप्शनल में जाना है और किसी में नहीं। सर जो सिलेक्ट होते हैं वो सारे क्वेश्चन उसको मालूम ही होते हैं 20 to 20 जीएस में? मेंस का ऐसा बोल रहा नहीं हूँ? होता? हाँ, मेंस का। नहीं, मेंस में मतलब आइडिया रफ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पता नहीं होगा आपको, ठीक है, मतलब चारों पेपर का मिला के, पर ओवरऑल आपको बेसिक आइडिया होगा। मतलब एक क्वेश्चन में 2-3 स्टेटमेंट दिए तो एक आध स्टेटमेंट का तो आपको आंसर पता होगा, वैसा होगा जनरली, ठीक है। तो उसके ऊपर से एक रफ आइडिया बना के फिर आप देख सकते हो। जैसे साइबर डोम का एक क्वेश्चन आया था 2019 में, तो साइबर डोम केरला का प्रोजेक्ट है, वो किसी को नहीं पता था उस टाइम पे, ठीक है, पर सबको ये पता था कि साइबर डोम जो वर्ड है, डोम का मतलब एक स्ट्रक्चर है बड़ा सा, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होगा? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर साइबर डोम के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है, पर साइबर सिक्योरिटी से उसको कनेक्ट करके आप थोड़ा आंसर लिख दो, 10-15% मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैसा करते हैं हर कोई। ओके, तो मैं शुरू करूं अब, वरना मेन टॉपिक्स रह यस सर। जाएंगे, ठीक है। सर लास्ट में इंटरव्यू भी कवर थोड़ा सा कर देना कि लाइक इंटरव्यू में कैसे क्या रहता है सीन। इंटरव्यू का बोल रहा हूँ? हाँ सर, लास्ट में आप वो 15 मिनट आप उसको बता देना। अभी अच्छा, तो मेन सेशन आप। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि मेरी जर्नी क्या है, मेरे हार्डशिप्स क्या थे। तो मैं अहमदाबाद से हूँ, और मैंने 13-14 में जो है मेरी प्रिपरेशन शुरू की थी, जब मैंने फर्स्ट ईयर एंटर किया था कॉलेज का। इतना जल्दी शुरू करने के पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पे कोचिंग इतना अवेलेबल नहीं था, सो ज़रूरी था कि पहले से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करें। तो मैं अलग अलग जगह पे गया था, बट कुछ उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था और ना ही उतना गाइडेंस अच्छा था, ठीक है। तो मैं HK आर्ट्स कॉलेज गया था, फिर हमारी एक कम्युनिटी का एसोसिएशन वहाँ पे पढ़ाया जाता था, PDPU में गया था, लास्टली स्पीपा में भी गया था। पर स्पीपा में हार्ड लक ऐसा था कि जिस दिन मैंने स्पीपा ज्वाइन किया तो उसका रिनोवेशन होने वाला था, तो फिर वो पूरा शिफ्ट करके SG हाईवे ले गए, तो 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, उतना दूर हो गया, तो वो छोड़ दिया मैंने फिर। तो ज़्यादातर सेल्फ प्रिपरेशन ही था, और सो वो एक इशू था। दूसरा, पर्सनल फैमिली लाइफ में इश्यूज होते हैं, हर किसी को वैसे थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, जिस वजह से मुझे जॉब भी ज्वाइन करना पड़ा। तो लाइफ वाज अ बिट टफ, बट वो हर किसी का होता है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा हल्के में लो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो वो जो बैगेज हम अपने कंधे पे लेके घूमते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रोना नहीं, रोने का लाइफ में कभी भी, वरना दुखी रहोगे हमेशा, ये मेरा मानना है। और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ा हूँ। वो तारक मेहता में कहता है ना कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बट नजरिए की बात। बस, तो आपका व्यू पॉइंट बदलो और आपका फोकस जो है आपके जो करियर ओरिएंटेशन है उसके ऊपर रखो। प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी बीच रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो बहुत ज़्यादा फोकस आपका प्रॉब्लम के ऊपर नहीं चाहिए। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे घर में ये हो रहा है। होगा आपके घर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, पर आपको क्या उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है या थोड़ा आगे भी बढ़ना है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए, और एक विक्टिम कार्ड मत खेलना कभी भी, कि अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप हमेशा किसी और के ऊपर जो है वो ब्लेम डाल दो। ब्लेम गेम से निकल जाना अगर आपको यूपीएससी अच्छे से क्लियर करना है तो, ठीक है। तो ये मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए आपका। आप आगे क्या कर सकते हो भी आपका एम होना चाहिए, तो आप सक्सेसफुल रहोगे इस जर्नी में। अब स्ट्रेटेजी से शुरू करता हूँ मैं। स्ट्रेटेजी में 1 साल की स्ट्रेटेजी रखिए या ज़्यादा। अब देखो आप कौन से स्टेज पे हो आपकी लाइफ में, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप कॉलेज में हो तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा, आपका कॉलेज खत्म है, पीजी खत्म है, जॉब कर रहे हो, तो आपको फिर लिमिटेड टाइम का स्ट्रेटेजी लेना होगा। आइडियली हम 1-1.5 साल का जो टाइम है उसमें प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको 6 महीने या 8 महीने, ठीक है, ऑन जीएस देना होगा, और 3 से 4 महीने आपको ऑप्शनल में देने होंगे अच्छे से पढ़ने के लिए। आप ऑप्शनल जो है प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। तो 3 से 4 महीने ऑप्शनल के लिए आपको देने पड़ेंगे, और 6 से 8 महीने आपको जीएस के लिए देने पड़ेंगे। मतलब मिनिमम 1 ईयर आपको देना ही देना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो काफ़ी लोग 1.5 से 2 साल भी देते हैं,
और फिर जाके अपना अटेम्प्ट देते हैं। तो आप सोच लो आपको किस हिसाब से आगे जाना है, आपकी लाइफ की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी फैमिली की, वो सब सोच के आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। और आप कितने एंथुसियास्टिक हो जल्दी बनने के लिए, आईएएस या आईपीएस या जो भी आपको बनना है, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, और मेरा एक फ्रेंड है प्रणव करके, उसने 9th अटेम्प्ट में निकाला था। तो काफ़ी चीज़ें लक के ऊपर भी कभी कभी होती है, ठीक है। पर आपका फोकस, मैंने जैसे कहा कि इर्द गिर्द की चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस मेनली प्रिपरेशन पे होना चाहिए कि मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक सवाल आया था कि रियलिस्टिक टाइम शेड्यूल और टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मतलब मैं 1 महीने बाद ये करूँगा, 2 महीने बाद ये करूँगा, ऐसा हम सोच के छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आपका मंथली एक टारगेट होना चाहिए कि भाई ये मंथ में मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी या हिस्ट्री और ज्योग्राफी कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो। एक ही सब्जेक्ट अगर आप पूरा महीना पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे थोड़ा, ठीक है। तो आइडियली 2 सब्जेक्ट आप ले लो, और उस 2 सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आप कैसे डिवाइड करोगे थ्रू आउट द मंथ, ठीक है, वो आपको देखना है। तो उस हिसाब से आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए मंथली, और शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए, मतलब आपका वीकली प्लान होना चाहिए कि भाई ये वीक है तो उसमें मैं एंशिएंट और मीडियल हिस्ट्री खत्म करूंगा, और फिर आप डेली प्लान बना दो उसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो इतना इजी नहीं होगा आपके लिए, तो आप क्या करें, आप वीकेंड्स का फुल यूज़ करें, सैटरडे संडेज का, ठीक है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ORN में रहते हैं या मुखर्जी नगर ऐसे कहीं पे रहते हैं जहाँ पे आपका सिर्फ एक ही काम है प्रिपरेशन करना, तो आप बहुत अच्छे से पूरा स्केड्यूल बना सकते हैं। और जो कोचिंग क्लास में आप जा रहे हैं उसका जो शेड्यूल है उसके साथ आपका शेड्यूल ट्यूनिंग में होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो दोनों को मैनेज करने में, ठीक है। और एनुअल प्लान्स मत बनाना कि भाई मैं पूरा 12 महीने का पूरा प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि वो कभी सक्सेसफुल नहीं जाता है, ठीक है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो वीकली एंड मंथली प्लान्स और फिर डेली टारगेट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आप ना पूछे कोई भी, क्वेश्चंस मैं लास्ट में ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड फोकस नहीं हो पाएगा। और कितने आवर्स पढ़ना चाहिए डेली, तो 6 से 8 घंटे अगर आप अच्छे से फोकस लगा के पढ़ रहे हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लोग कहते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड, तो पूछेंगे तो सब कुछ, पर आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे इस जो सब्जेक्ट है उसमें PhD नहीं करना है, ना ही मुझे साइंटिस्ट बनना है, ना ही मुझे फिलोसोफर बनना है, ठीक है। तो मेरा टारगेट उतना होना चाहिए कि मेरा कट ऑफ से ऊपर आ जाए, और मुझे जो सर्विस चाहिए उस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन होना चाहिए, बस, ठीक है। एनीथिंग अंडर द सन, सन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ किसी को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा, इट्स फाइन। और थोड़ा बहुत डेविएशन आप कर सकते हो आपके टारगेट से, आपके टाइम टेबल से, थोड़ा बहुत चलता है, बट रोज ब रोज डेविएशन नहीं होने चाहिए फिर। और आपको आपका जो टारगेट था और आपने जो अचीव किया है उन दोनों को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहना है। इससे क्या होगा, एक तो आपको रियलिस्टिकली पता चलेगा कि भाई मैंने जो प्लान किया था उतना मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी कैपेबिलिटी आपको पता चलेगा। और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि या मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ तो अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी अच्छे से करो, तो आपका टाइम टेबल इन रियल सेंस रियलिस्टिक होगा। सिर्फ बनाने के लिए तो मैं भी आपको बना के दे सकता हूँ, पर आपकी क्या सिचुएशन है वो आप ही समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सकता, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा क्रॉस चेक करिए कि टॉपिक मैंने क्या डिसाइड किया और मैं कितना पढ़ पाया हूँ। ये अगर अच्छे से कर लोगे ना तो आपका जो प्रेशर है वो काफ़ी डाउन आ जाएगा, और एक इंटरनल मोटिवेशन भी रहेगा कि हाँ भाई मैं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है वो, ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें हम थ्रू आउट द प्रिपरेशन। आज का जो सेशन है मैं ज़्यादातर स्ट्रेटेजी फोकस नहीं करूँगा, बट स्ट्रेटेजी के इर्द गिर्द जो फिलर्स हैं, जो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, वीकली हमारा शेड्यूल कैसे हम बनाएं, ठीक है। और ऐसे और पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी की जब बात आती है तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक फोकस्ड माइंड चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई मुझे ये सर्विस में जाना है कि नहीं जाना है। आप 3-4 अलग जगह पे आपकी एनर्जीज डाइवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको सिविल सर्विस में जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। बैकअप प्लान के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट थोड़ा बहुत मतलब आपका कंफर्मेशन तो होना चाहिए कि अगर मुझे सिविल सर्विस में जाने मिलेगा तो मैं जाऊंगा अच्छे से तैयारी करके, ठीक है। और उसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप कोई बुक्स या तो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं,
सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड उन्होंने जो काम किया है फील्ड में, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन करिए ताकि एक बैलेंस ऑफ माइंड आए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही हेक्टिक रहेगी और जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी अनसर्टेन होते हैं कई बार, ठीक है। जिसका हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका नहीं होता है और जिसका नहीं किया तो वो हो जाता है, तो कई बार हम खुद पे डाउट करने लगते हैं। तो ये सब में एक स्टेबल माइंड बहुत ज़रूरी होगा, तो आप वो सब मेडिटेशन से और योगा से आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सर्विस में जब आना चाहते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जब वो स्ट्रांग होगा तो आप अपने आप मोटिवेटेड होगे। और दूसरा ये है कि जिस लोगों के साथ आप रह रहे हो वो ऐसे होने चाहिए जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो आपको सपोर्ट करते हैं। बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा क्रिटिक लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट ज़्यादा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर लॉन्ग टर्म में आपकी स्ट्रेटेजी को और आपकी प्रिपरेशन को बहुत अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार पूछा गया मुझे उस दिन, वो ये था कि हाउ टू रीड, हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू टेक डाउन नोट्स। तो रीड करने के लिए कैसे पढ़ा जाए, तो देखो पढ़ने का कोई तरीका ऐसे नहीं होगा। पढ़ने का मतलब ये है कि आपको एक ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है बार बार, और जब भी पढ़ने बैठो तो आसपास दिमाग में और कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। पहले दिमाग को क्लियर कर दो, उसको जो चाहिए वो दे दो, उसको खाना है तो खाना दे दो, उसको सोना है तो उसको सोने दो, उसको मूवी देखना थोड़ा मूवी भी देख लेंगे, ठीक है। पर जब पढ़ने बैठो तो फिर ज़्यादा इर्द गिर्द के ख्याल नहीं होने चाहिए, तो फोकस माइंड से आपको पढ़ना होगा। और मेरा मानना है कि कोई भी बुक को आपको कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा। पहली बार जब आप पढ़ोगे तो उसका बेसिक आइडिया आएगा कि भाई हो क्या रहा है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे 3 विंग्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव, एक और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में ये होता है, उसमें होता है लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेवल पे अलग है, एग्जीक्यूटिव में ये लोग होते हैं और जुडिशरी में ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहली बार जब आप पढ़ोगे तो एक बेसिक स्केलेटन तैयार होगा आपके दिमाग में। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें जो आप मिस कर गए थे फर्स्ट टाइम में वो आपके दिमाग में अच्छे से आएगी, ठीक है। और थर्ड टाइम जब आप रीड करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और थर्ड टाइम के बाद आपका रिवीजन इन अ ट्रू सेंस शुरू होगा, ठीक है। तो पढ़ना जो है कम से कम 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, या चाहे आपका मतलब ऐसे का कुछ मटेरियल आपने बनाया हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कम से कम 3 बार पढ़नी पड़ेगी तो ही वो चीज़ें क्लियर होगी। और ये जो है टाइम टेस्टेड है और ये काफ़ी कैंडिडेट्स भी यही बताते हैं कि कम से कम 3 बार रीडिंग आपका होना चाहिए हर एक टॉपिक का, ठीक है। अब नोट मेकिंग एक आर्ट है, वो कैसे किया जाए। तो नोट मेकिंग में क्या होता है, कुछ गलतियां मैंने भी की थी। जब मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ा था पहली बार तो मैंने फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना शुरू कर दिया था, तो ऐसा लगा कि जैसे बिपिन चंद्रा का एक दूसरा बुक मैंने बना दिया, इतने सारा नोट्स हो गए थे। तो नोट्स कभी भी फर्स्ट सेकंड रीडिंग में ना बनाया, 3 बार रीडिंग हो जाए आपका, फिर होगा ये कि काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगी। आपको कुछ भी जो है वो दिमाग में रखना नहीं है, आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। जैसे 1857 रिवॉल्ट हुआ तो उसके क्या कॉजेज थे, बहादुर शाह जफर का क्या रोल था, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी 3 बार रीडिंग करोगे। और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी कि भाई कौन से एरिया से कौन सा लीडर था, जगदीशपुर बिहार से कौन था, तो कुंवर सिंह थे, तो शायद आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको नोट डाउन कर देना है। तो एक होते हैं आपके क्लास नोट्स जो आप अटेंड करते हो और आप पूरा का पूरा छाप देते हो, ठीक है। ये नोट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके रिविजन नोट्स हैं जो आप एग्जाम के टाइम पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये जब आप बनाओ, अगर देखो जीएस में क्या होगा, पॉलिटी है तो उसमें लक्ष्मीकांत ही है, उसमें आप सिर्फ अंडरलाइन कर दोगे तो आपका नोट बन जाएगा। उसमें आपको अलग से बुक मतलब अलग से कोई बुक में नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी में आपके पास ये है, इकोनॉमी में आपके पास रमेश सिंह है, तो और एनवायरमेंट में शंकर आईएएस है। तो अगर आप नोट अलग से नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ आप प्रॉपर अंडरलाइन और हाईलाइट कर दोगे तो वो बुक आपकी पूरी नोट बन जाएगी, ठीक है। तो अंडरलाइन भी नहीं करना है फर्स्ट सेकंड रीडिंग में, ना ही अलग से कोई नोट्स बनाना है, थर्ड रीडिंग के बाद ही आपको सब करना है, ठीक है। और जब भी नोट्स बनाओ तो आपका ये होना चाहिए कि ऐसे पॉइंट्स आप उसमें लिखें जो आपको याद नहीं रहते बार बार, भले आप 4 बार 5 बार पढ़ो फिर भी आपको याद नहीं रहते, सिर्फ वैसे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो उसमें गांधी जी का रोल था, सबको पता है, सरोजिनी नायडू इन्वॉल्व थे, सबको पता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पर उसमें साउथ इंडिया में
राजगोपालाचार्य और के केलप्पन का क्या रोल था वो शायद आप भूल जाओगे, तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? यस सर। ओके यस सर। ओके, इसमें कुछ डाउट हो तो बता दो। ये जो मैंने 3-4 टॉपिक्स कवर किए, कैसे रीड करना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, और टाइम टेबल, शेड्यूल और कंसिस्टेंसी, ये सब के ऊपर कुछ क्वेश्चन है? मैं आगे बढ़ूँ? हाँ सर, जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ लिया चैप्टर वाइज, तो इस पे प्रीवियस क्वेश्चन मतलब साथ ही साथ लगाते चले जाए कि फिर आगे बाद में इस पे कवर किया नहीं, जाए आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन आपको से अभी जो टॉपिक पढ़ा है। अभी तक जो मैंने बोला उसमें अगर आपको कोई डाउट तो बताओ मुझे, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ ये जो आपने रिवीजन का सर बताया कि थर्ड रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाने चाहिए, तो सर उसमें ऐसा होता है जैसे फर्स्ट टाइम हमने रीडिंग किया तो फिर बीच में दूसरे सब्जेक्ट्स आ गए, लाइक 1-2 महीने के बाद हम जैसे उठा रहे हैं, सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग कर रहे हैं, तो वो मतलब पहले का इतना सब कुछ याद नहीं आ पाता है सर। नहीं तो रहेगा उस आपको, नहीं वो रहेगा ऐसा। मैंने इसलिए तो आपको कहा कि जीएस में आप नोट्स मत बनाइए, जीएस में आपके पास एक ही बुक रखना है आपको, ठीक है? तो आप वही बुक बार बार पढ़ोगे जब भी पढ़ोगे तब, तो उसके लिए अलग से मेहनत मत करें आप। देखो, फर्स्ट ईयर जो होगा ना प्रिपरेशन का, उसमें सबके साथ ये होगा, 6-8 महीने तो होगा ही होगा कि आप चीज़ें भूल जाओगे, पर जितना ज़्यादा पढ़ोगे और जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, टेस्ट देने से क्या होगा कि एक आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिटी में, पर उसमें कहीं से ऐसी लाइन खींच लोगी जो शायद आपने इग्नोर कर दी होगी 3-4 रीडिंग के बाद भी, तो वो जब आप टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो आप, ठीक है? तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे छोटे मोटे रहेंगे, पर आप जितना रिवाइड करोगे, जितना रीड करोगे, रिवाइज करोगे, और जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, उसी से वो चीज़ें कॉन्क्रीट होगी, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है? तो रिवाइज आपको करते रहना है। नहीं, ये प्रॉब्लम के बाद भी मतलब थर्ड रीडिंग के बाद ही नोट्स बनानी है, ये प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेंगी, उसके पहले नोट्स बनाओगे तो आपको लगेगा आपने एक दूसरा कॉपी बना लिया वो बुक का पूरा, ठीक है? मैंने बनाया था, मुझे याद है। थैंक यू। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन था कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े हम, जो डेली करंट अफेयर्स है, क्या सिर्फ द हिंदू ही ऑप्शन है? देखो, द हिंदू जो है उसमें काफ़ी क्रिटिकल आर्टिकल्स आते हैं और एनालिटिकल भी आते हैं, तो वो अच्छा रहता है, पर ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू हर किसी के पास अवेलेबल हो, ठीक है? तो अगर द हिंदू नहीं है तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है इंडियन एक्सप्रेस, अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि द हिंदू पढ़ोगे तो ही आप क्लियर करोगे। मैंने द हिंदू जो है सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ा था, फिर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने उसको स्किप कर दिया था, ठीक है? क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा टफ रहेगा, और कई बार जो है वो ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाता है गवर्नमेंट का, विच इज़ नॉट गुड व्हेन यू राइट आंसर्स, ठीक है? तो इंडियन एक्सप्रेस इज एन ऑल्टरनेटिव, आप पढ़ सकते हो, और आपका जो टाइम रहेगा शुरुआत में कोई भी पढ़ने का, वो 1 से 1.5 घंटा या उससे भी ज़्यादा होगा, डोंट माइंड, धीरे धीरे वो है 40-45 मिनट्स तक आ जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है? करंट अफेयर्स में आपका, इंडियन एक्सप्रेस में आपका मेन फोकस जो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पे होना चाहिए, और उसमें भी कुछ रिपीटेटिव आर्टिकल्स होंगे। अगर आप लास्ट 1-2 महीने का देखोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स कोरोना से रिलेटेड मिलेंगे, अब बार बार उसी चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको, ठीक है? तीर्थ, आप लास्ट में ये सवाल पूछें, 3 साल का शेड्यूल मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो, डोंट वरी। और सब मंथली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं? हाँ, वो आपको करना पड़ेगा, मैं डेली के बारे में बता रहा हूँ, मंथली मैगजीन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे विजन करो चाहे इनसाइट करो। मैं विजन रेकमेंड करता हूँ हमेशा, क्योंकि विजन जो है वो 80-90 पेजेस का आता है ऑन एन एवरेज, ठीक है? जबकि इनसाइट जो है 120-130 पेज तक आता है, उतना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो मंथली सर ये मैगजीन, ऑनलाइन मिल जाता है हाँ सारा मंथली मिल जाएगा, मैगजीन? सब ऑनलाइन मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर। और अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, तो आपको फिर पीटी 365 या मेंस 365 नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो कंपाइलेशन ही होगा, ठीक है? तो दोनों चीज में टाइम मत इन्वेस्ट करना आपका। अगर आपने मंथली अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप पीटी 365 पे जाओ, और अगर आपने मंथली अच्छे से पढ़ा है तो उसी को रिवाइज करना, पीटी के ऊपर मत जाना, क्योंकि वो क्या करेंगे, हर मंथ में
कुछ चीजें रिपीट होगी, उसको निकाल के बाकी सब कंपाइल करके आपको दे देंगे, कुछ नया नहीं होगा उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब बात आती है जीएस की। हेलो सर। हाँ अक्षर, क्या हो गया? कोई क्वेश्चन था क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि जीएस के इतने सारे टॉपिक्स हैं तो किस तरह से पढ़ेंगे इसको, किस तरह से याद रखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत के 6-8 महीने तो आपको यही होगा कि इतना सारा याद कैसे रहेगा, पर जैसे जैसे 1 साल होगा और उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपको चीज़ें याद रहने लगेगी अपने आप। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको। समवन इज रेजिंग हैंड, मृणाल कुमार, डू यू वांट टू स्पीक? Actually, sir, I wanted to ask a question. Hello, sir. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गो अहेड। So actually, my question was that is PT 365 will it suffice for the prelims 2021? देखो पीडी 365 कोई भी करंट अफेयर्स आप ले लो, यूपीएससी जो है 1-2 स्टेप्स आगे ही जाती है उनसे, ठीक है, तो कुछ भी सफिशिएंट तो कभी नहीं होगा, बट वो आपको एक हिंट दे देगा, कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे देगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे तब, ठीक है। इम्प्लाइड आंसर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पीडी 365 से, ठीक है। कुछ 10-12 क्वेश्चंस तो ऐसे ही होंगे जो किसी को शायद पता ही नहीं होंगे, तो दैट यू कैन अवॉइड। अदर देन दैट बाकी सारी चीजें हेल्प करेगी आपको। सर तो मतलब बेसिकली अगर मैं सिर्फ PT 365 दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओके, एक्चुअली फरवरी में मैंने फॉर्म ऐसे ही भरा था, बट सिंस टाइम मिल गया और सिलेबस भी कुछ 60% तक कवर हो गया, तो आई थॉट आई शुड गिव दिस शॉट. ओके, So if I consider it as a मतलब as a base PT 65 and appear for it, will it मतलब be helpful? हेल्पफुल तो रहेगा अगर आपने उसको पढ़ा कैसे अच्छे से। तो आपको देखो, जब आप पढ़ो ना तो काफी चीजें आप सिर्फ दिमाग में भर लोगे, जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसको ऐसे भी पढ़ना था, ठीक है। जब आप इस खास करके पॉलिटी के आप विजन के पेपर्स देखना, काफी इंट्रिकेट चीजें ऐसी होगी जो आपने पढ़ा होगा पर आपको याद नहीं आएगा उस टाइम पे। जब आप दूसरी बार पढ़ने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पीटी 365 में भी ऐसा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे उसमें से, बट इनडायरेक्टली आप लिंक कर सकोगे काफी चीजों को। Thank you, sir. ओके, सो ये क्वेश्चन था कि जीएस के इतने सारे टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और फिर अगर आप मेंस की बात करो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और इंटरनेशनल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब इतना कैसे याद रहेगा। तो एक ही सॉल्यूशन है। एक ये चीज हमेशा याद रखना कि यूपीएससी के टाइम पे आप स्कूल या कॉलेज का मेथड जो है क्रैमिंग का या मेमोराइज करने का, अगर करने जैसे अक्षय ने कहा था अभी, अक्षर ने कि मैं मेमोराइज करने का ट्राई करा था, मेमोराइज कभी नहीं करना है उसको, वरना आप पागल हो जाओगे आराम से, ठीक है। क्रैमिंग और मेमोराइजिंग विल नेवर वर्क इन यूपीएससी, ठीक है। कुछ एक आध दो चीज करनी है तो कर सकते हो आप, पूरा का पूरा सब्जेक्ट करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे कभी। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए टू लर्न समथिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन अ बेटर वे। अगर वो अप्रोच से आप पढ़ोगे तो काफी चीजें धीरे धीरे से आपके दिमाग में उतर जाएगी। अगर मेमोराइज करने जाओगे तो सुपरफिशियल नॉलेज रहेगा और आप प्रीलिम्स में सीधे बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो क्रैमिंग नहीं करना है, नॉलेज सीख करने के लिए आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करने के लिए कोई कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लॉन्ग रन में याद रख पाओगे, वरना नहीं रख पाओगे। और सिलेबस कंप्लीट करना है फटाफट, बस उस वही इंटेंशन से आप पढ़ रहे हो तो भी बैकफायर करेगा वो, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफी चीजें आप भूल जाओगे, आप क्लियर करोगे फिर भी काफी चीजें आपको नहीं पता होगा, इट्स फाइन। यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो उसका एरिया ऑफ कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है, वो कोई नहीं कर पाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करो, ठीक है, जो यूपीएससी में पूछे जाते हो। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और इकोनॉमिक्स जब पढ़ता हूँ। ज्योग्राफी और साइंस मेरे वीक एरियाज हैं तो उसके ऊपर भी उसका बेसिक क्वेश्चन जो होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आए तो उसके भी 5-6 क्वेश्चन तो मुझे आने चाहिए, उतना मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना होगा उस हिसाब से। हर एक चीज़ में आपको स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी नहीं है, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक, दैट इज़ अ ओके कॉम्बिनेशन। फिर बात आती है प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी की। तो प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो मैंने एक इंस्टाग्राम जो पेज है मेरा, इंक्विजिटिव सोल 0810,
उस पर मैंने पूरा बुक लिस्ट और पूरा जो स्ट्रेटेजी वो लिखा हुआ है 5-6 पेजों में, वो आप एक बार पढ़ लेना। उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रीलिम्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रीलिम्स जो है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम है एज कम्पेयर टू मेंस। मेंस में आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे आंसर में, प्रीलिम्स में इट्स समटाइम्स इट्स वेरी ट्रिकी। लास्ट 2-3 साल से तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री के भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम में भी नहीं पढ़े होंगे, तो दैट इज फाइन। तो वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट होगा, तो उसको देख के पैनिक मत हो जाना। आपका काम है आगे बढ़ते रहना और जो नया मिले उसको अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आप सोर्सेज बदलना मत कभी भी। अभी भी लोग स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, भले क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपका, और एक ये है कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका एलिमिनेशन मेथड स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर फोकस करना है, बेसिक बुक्स को रिवाइज करते रहना है बार बार। मैक्सिमम 40 to 50 टेस्ट आपको देने ही देने हैं, कम से कम। ज़्यादा दोगे तो और अच्छा है। और लास्ट 10 साल के लास्ट 10 साल के जो पेपर्स हैं आपके प्रीलिम्स के, वो आपको सॉल्व कर देना है, क्योंकि 10 सवाल भी अगर आ जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आपका पूरा सिलेक्शन चेंज हो जाएगा फॉर मीन्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, करंट अफेयर्स को मिस मत करिएगा कभी भी, क्योंकि वो बहुत गंदी तरह से आपको धोएगा यूपीएससी में। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आता है, और इंटरव्यू में भी कुछ ना कुछ तो आपको पूछेंगे करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो उसको आप छोड़ना मत, जब तक आपको यूपीएससी गेम में रहना है तब तक। अगर यूपीएससी ही छोड़ दो तो फिर छोड़ देना उसको, अदरवाइज यू हैव टू होल्ड इट वेरी डियरली टू योर हार्ट, ठीक है। और प्रीलिम्स में अब ऐसा हो रहा है कि सीसेट का पेपर कई बार जो है ट्रिकी आ जाता है, इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। तो उसमें काफ़ी, मेरे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके जीएस में 120 प्लस हो रहे थे, बट वो लोग सीसेट क्लियर नहीं कर पाए थे। तो सीसेट जो है इसको इग्नोर मत करना। दोज हु वर ओवर कॉन्फिडेंट, दे हैड टू वेट एंड प्रिपेयर फॉर 1 more year फॉर सच अ सिली मिस्टेक। एक छोटी सी बात है, तो आपको सीसेट के लिए करना ये है कि आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत से आप बेसिक तैयार कर लो, और लास्ट 2 या 3 साल के पेपर्स आप अच्छे से सॉल्व कर लो 1-2 हफ्ते पहले प्रीलिम्स के, और देखो आपका कैसा परफॉर्मेंस है। अगर आपको लगता है कुछ कुछ फॉर्मूलेज वापस से रिवाइज कर लो, रीजनिंग में थोड़ा 1-2 दिन दे दो, अच्छे से कर लो, हो जाएगा। 70-80% 70-80 मार्क्स लाना, इट्स नॉट अ दैट टफ अ गेम, ठीक है। तो सीसेट की वजह से आपका अटक जाए ऐसा मत करना। सीसेट बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में, ठीक है। और ज़्यादा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर रिलाई मत करना, ठीक है। सक्षम बोलो। जी सर। हाँ बताओ। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, अभी मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई है। मैं ये पॉइंट आपका बाद में ले लूँगा, लास्ट में ये मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ लिया, ओके। सो प्रीलिम्स का ये बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगा कि सीसेट को इग्नोर नहीं करना है, और जीएस को हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है बाय रीडिंग, रिवाइजिंग एंड गिविंग टेस्ट। यही उसका मंत्र है, ठीक है। प्रीलिम्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आप याद रखना, आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रीलिम्स का हो गया। अब मैं मेंस के ऊपर आ जाता हूँ। प्रीलिम्स में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर मैं मेंस का शुरू करता हूँ। नो सर। हेलो, कौन है ये? यस सर, क्लियर। ओके चलो ठीक है। देखो, मेंस राइटिंग का एक अलग से सेशन में डिटेल में ले लूंगा, अभी आपको सिर्फ बेसिक समझा देता हूँ मैं। हाँ कौन बोल रहा है? सुशील? हाँ सर। हाँ बोलो सुशील। सर अपन ने सर कौन सा टॉपिक क्लियर किया, तो क्वेश्चन का आपसे सॉल्व करना चाहिए उस पर फिर। क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन कौन सी भी टॉपिक से सर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना चाहिए? मतलब आप टेस्ट का बात कर रहे हो या कहाँ का बात कर रहे हो? सर अपन ने सर फिजिकल ज्योग्राफी सर कंप्लीट किए, हाँ तो हाँ, वहाँ पर उस पर से क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने वो प्रैक्टिस के लिए? प्रीवियस ईयर का पेपर आप ले लो ना, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर दो उसको। यस सर, ठीक है। पहले मैं ऐसे के बारे में बता देता हूँ। ऐसे जो है, देखो जो अभी का सिलेक्शन है ना, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। एक है आपका ऐसे, दूसरा है आपका एथिक्स, और तीसरा है आपका ऑप्शनल। ये 3 जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी सिलेक्शन में। और चौथा है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें जो स्कोर आता है वो, ठीक है।
तो मैं ऐसे के बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे जो है ना एक दरिया जैसा, जितना डीप आपको जाना है आप जा सकते हो, और आपको कोई ना कोई अलग अलग डेप्थ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हर किसी से जो कुछ आपको मिले आप अडॉप्ट करके रहो इसको, क्योंकि ऐसे ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल पे परफेक्शन पे पहुंच जाओगे, ऐसे का कोई परफेक्शन नहीं है, ठीक है। हर कोई कुछ नया इनोवेशन करता है ऐसे राइटिंग में। तो हो सके उतना ओपन रहो, ठीक है। अपने माइंड को फिक्स मत कर दो कि मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। हाँ, मतलब एग्जाम के थोड़े टाइम पहले फिक्स कर दो, बट जब प्रिपेयर कर रहे हो बी ओपन, ठीक है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल क्रिटिकल आप लिख सकते हो जितना चाहो उतना, पर उसके लिए आपके पास आइडियाज़ आने चाहिए उतना। तो आप हो सके उतना डिस्कशन करो, हो सके उतने वीडियोस देखो अगर आपके पास है। आपके पास जो टॉपर्स की ट्रांसक्रिप्ट है विजन आईएएस अवेलेबल करवाता है कि विजन टेस्ट में ऐसे किस तरह से अलग अलग टॉपर्स ने लिखे हुए हैं, तो वो आप डाउनलोड करो और सेम टॉपिक पे 2-3 टॉपर्स के आंसर्स देख लो, कंपेयर कर लो इसको, काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ऐसे राइटिंग जो है 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 1.5 घंटे के 2 ऐसे, आपको अराउंड 1000 वर्ड्स लिखना होगा, ठीक है। तो 1000 वर्ड्स अगर आपको लिखना है, इट वोंट टेक मोर देन 1 आवर, ठीक है। तो आपका जो काम है वो 20 से 25 मिनट आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारा पॉइंट जो है एक माइंड मैप तैयार कर देना है। एंड ऑफ द पेज पे आपको रफ वर्क के लिए 2-3 पेज दे देते हैं वो लोग, तो आपका माइंड मैप बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। 20 से 25 मिनट कम से कम आपको देने हैं, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं लिखता जाऊंगा और आइडियाज आएंगे, तो वो जो फ्लो है आंसर का वो टूट जाएगा, और अगर फ्लो नहीं आया आपके ऐसे में तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, मान के चलिए, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो उतना अच्छे से करना है आपको। और शुरुआत में जब आप आंसर्स लिखो, चाहे वो ऐसे हो चाहे जीएस हो, तो टाइम को मत फोकस करो ज़्यादा। इनिशियल जब आप आंसर लिखना शुरू करो तो आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए कंटेंट के ऊपर, ज़्यादा फोकस होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। जितने ज़्यादा आइडिया आएंगे आपके दिमाग में, वो धीरे धीरे टाइम कम होने लगेगा। जो आप लिख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, पहले आइडियाज़ को डेवलप होने दो, ठीक है। शुरुआत से ही आप वो टाइम का देख के जाओगे तो आपके आइडियाज़ उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो वो एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब ऐसे जब लिखो तो 3 पार्ट में होगा, एक होगा आपका इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन, जो आप जीएस में भी लिखते हो। और इसमें होगा ये आपको 8 से 10 पेज या तो 12 पेज तक होता है कभी कभी, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो वो नॉर्मल जीएस का आंसर नहीं हो सकता, उसमें आपको डेप्थ भी चाहिए और ब्रेड्थ भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जब लिखने जाओ आप, तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करें आप ऐसे का। कुछ लोग जो है वो किसी फिलोसोफर या किसी पर्सनालिटी का कोट लेके शुरू करते हैं, ठीक है, वैसे आप कर सकते हो। दूसरा जो फॉर्म है वो होता है कोई हिस्टोरिकल इवेंट है या तो कोई स्टोरी है, कोई आपके महाभारत या रामायण या कहीं से, वहीं से आप शुरू कर सकते हो। या तो आप कोई 2 आदमी कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके ऊपर से कर सकते हो, या फिर आप रियल लाइफ स्टोरी कुछ हुआ हो, ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हो आपके पास, जैसे फार्मर सुसाइड का स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, उससे आप शुरू कर दो आपका ऐसे। या फिर आप कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो शुरुआत में, जो आपका पूरा मोमेंटम तैयार करेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, आपको जो स्टाइल पसंद आए और जो ऐसे पूछा गया है उसके हिसाब से आप लिखो। किसी का माइक ऑन है क्या? जैसे एक क्वेश्चन मैंने शंकर आईएएस का टेस्ट दिया था, उसमें मीन्स जस्टिफाई एंड्स, उससे रिलेटेड एक ऐसे था। तो उसका शुरुआत मैंने किया था कृष्ण और कर्ण, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है आफ्टर दुर्योधन दिग्विजय, ठीक है। तो वो कन्वर्सेशन लेके मैंने पूरा इंट्रोडक्शन शुरू किया था। तो आप वैसे शुरू कर सकते हो। आप चाहे तो जो प्रेजेंटली हो रहा है, जैसे नक्सलाइट का इशू है, नक्सल मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उसका इंटेंशन था कि जो ट्राइबल्स हैं, जो लैंडलेस है, उनका भला करना है, उनका मीन्स गलत है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई करेंगे। अरे मोहम्मद, आपका माइक चालू है, बंद कर दो। ओके सर, एंड वीडियो भी ऑफ कर दो, ठीक है। तो आप नक्सलाइट का प्रॉब्लम ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम ले लो जिसका शायद इंटेंशन, जो गोल है वो कुछ अच्छा करना है, पर उसका जो रास्ता है वो बहुत ही गलत है, ठीक है।
तो नक्सलाइट का एक इशू आप ले सकते हो जब शुरू हुआ तब, या फिर आप कोई डिबेट से शुरू कर सकते हो, जैसे गांधी और मैकियावेली के बीच की जो डिबेट है। गांधी जी जो है वो मीन्स की बात करते हैं, मैकियावेली एंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक हो उसको अलग अलग तरह से आप शुरू कर सकते हो, तो फिर क्वेश्चन फॉर्म में आप शुरू करो कि जैसे मटेरियल वेलबींग जो हो रहा है, इट इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेंटल पीस ऑफ इंडिविजुअल, इज इट जस्टिफाइड, वैसे आप शुरू करो, ठीक है। तो या तो आप कोई स्टोरी ले लो, कोई कन्वर्सेशन ले लो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट ले लो, या कोई क्वेश्चन ले लो, या तो कोई कोटेशन ले लो, ठीक है। ऐसे आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, उसका कोई एक मेथड नहीं होता है, वो आप इवॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर जब हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं, तो बॉडी पार्ट में इतना आप क्या लिखोगे, 7-8 पेज आपको लिखना है, तो आपको वही जो टॉपिक दिया है उसका हिस्टोरिकल डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा, हिस्ट्री से आप कनेक्ट कर दो उसको, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, सोशल डायमेंशन क्या है, फिलोसॉफिकल डायमेंशन क्या है, एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से उसका क्या इम्प्लीकेशन है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, ये अलग अलग व्यू पॉइंट से आपको उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तब जाके आप 7-8 पेज लिख पाओगे, अदरवाइज एक ही आइडिया को बार बार रिपीट करोगे आप, तो वो मोनोटोनस हो जाएगा और बीच से उसका इंटरेस्ट चला जाएगा जो इवैल्यूएटर है, ठीक है। तो उससे आपके मार्क भी डाउन आ जाएंगे। तो आपको अलग अलग डायमेंशंस को टच करना है, इंटरनेशनल डायमेंशन हो गया इंटरनेशनल रिलेशन का, तो आपके जीएस के जो टॉपिक्स हैं वही आपके डायमेंशंस बन जाएंगे ऐसे में। इंटरनल सिक्योरिटी का एक डायमेंशन है, ठीक है, एथिकल डायमेंशन है, तो आपके जो जीएस 1, 2, 3, 4 के पेपर है उसी से अलग अलग डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे। तो जितना ज्यादा जीएस अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको ऐसे में भी हेल्पफुल रहेगा वो, ठीक है। तो इसमें इनोवेशन भी हो सकता है, जैसे ये जो क्वेश्चन था मींस जस्टिफाई एंड्स, उसमें इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल दिस थ्रू डायमेंशंस, मैंने क्या किया था, गांधी जी की जो 7 सिंस है, जिसमें वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 7 टॉपिक को लेकर मैंने 7 अलग अलग डायमेंशन दिए थे। तो इस तरह का भी इनोवेशन आप चाहो तो कर सकते हो, बट ओवरऑल हम यही रखते हैं कि जो 7-8 डायमेंशन है मेन फिलोसॉफिकल, एथिकल, हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, इसके ऊपर हम फोकस करके पूरा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपको इनोवेशन लगता है कि मैं इसमें और अच्छे से लिख सकता हूँ तो आप वो करिए, क्योंकि उसको आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वो जो मैंने ऐसे लिखा था मीन्स जस्टिफाइड, उसमें मुझे 65% मार्क्स दिए थे। तो कभी कभी ऐसे आइडियाज स्ट्राइक हो जाते हैं आपको, तो उसका फुल यूज करना है आपको। फिर कुछ लोग पूछते कि ऐसे में टाइटल देने हैं क्या, टाइटल देना ना देना आपके ऊपर है, पर ऐसे बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस टाइटल मत देना, जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, ऐसे मत देना। रादर आप कैसे दे सकते हो, लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, फोकस ऑन द फ्यूचर, उस टाइप के आप कुछ कैची जो है वर्ड्स का यूज करें, जिससे उसको ज्यादा उत्सुकता हो कि इसने क्या लिखा होगा अंदर। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखा, आपने पूरा उसको बता दिया कि भाई ये टॉपिक का हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक हिंट देना चाहिए आपको, और इस तरह से आप इवॉल्व करें जो टाइटल्स आप लिखने हैं उसको, जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप टेस्ट दो तब, ठीक है। और हो सके मतलब 3-4 कोटेशंस फिलोसोफर्स आर फाइन। फिर आपका पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अपने फिलोसॉफी का पूरा आंसर लिखा हो, 15-20 फिलोसोफर के नाम लिखे हैं, उनके व्यूज लिखे हैं, ठीक है, उस तरह का भी नहीं होना चाहिए। एक जनरल आदमी भी समझ पाए वैसा आपका ऐसे होना चाहिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स आपको यूज नहीं करने हैं उसमें, ये खास ध्यान रखना। और जब आप कंक्लूड करो कोई भी ऐसे को, तो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे कंक्लूड करना है, एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करना है कोई भी चीज को, विथ while keeping a realistic picture in mind। जो सोसाइटी में अभी हो रहा है उसको ध्यान में रख के सॉल्यूशन देना है, यूटोपियन सॉल्यूशंस नहीं देने जो कभी पॉसिबल ही ना हो, पर आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खराब है, उस टाइप के आपके सॉल्यूशंस कभी नहीं होने चाहिए ऐसे में, ठीक है। इट शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। तो आपका जो फ्लो ऑफ थॉट है, फ्लो ऑफ कंटेंट है, आपका जो लैंग्वेज होगा वो जितना सिंपल होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, जो आप बोलना चाह रहे हो प्रॉपरली आप लिख पा रहे हो, ठीक है, अलॉन्ग विथ प्रेजेंटेशन। ये 3-4 डायमेंशन के ऊपर आपके ऐसे के मार्क्स तैयार होंगे, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं। आंसर राइटिंग की जहां तक बात है उसके लिए मैं अलग से सेशन कर लूंगा थोड़े टाइम में, बट आंसर राइटिंग में बेसिक कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप आंसर राइटिंग करो और जब आप पढ़ना भी शुरू करो तो आपको हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग एरिया से पढ़ना है, ताकि आपका जो इनिशियल थ्रस्ट है, इनिशियल बूस्ट है, आपको
एक मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ ऐसा। अगर आप पहले से डिफिकल्ट चीज़ों को पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बॉक डाउन करेगा, कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट कर सकता है। तो शुरुआत आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो जो इजी टॉपिक है, जो आपके दिल के करीब है, ठीक है, वैसे टॉपिक्स को आप पढ़ो और वैसे टॉपिक्स पे आंसर भी लिखो, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट भी मेंटेन रहेगा उसमें। और उसके लिए आप जैसे आपका एक टॉपिक खत्म हो हिस्ट्री का, ठीक है, तो हिस्ट्री का एक पुराना पेपर ले लो GS1 का, या तो टेस्ट सीरीज ले लो, कोई मार्केट में है वो ले लो आप, और उसके 4-5 क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सोच के आराम से लिखो। जल्दबाजी नहीं करना है शुरुआत में, और धीरे धीरे वो टाइम को रिड्यूस करते जाओ, ठीक है। शुरुआत के 1-2 महीने जब आप लिख रहे हो तो आप लिख लो आराम से। अगर आप प्रीलिम्स के बाद ही शुरू कर रहे हो लिखना तो फिर आपको स्पीड लाना पड़ेगा, पर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्रीलिम्स के पहले भी थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग करना, वीकेंड्स पे अगर पॉसिबल है तो। प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट करने जाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और तो आपका आइडियल टाइम होना चाहिए 7 मिनट फॉर 10 मार्कर, और 15 और 20 मार्कर्स के लिए 15 मिनट्स, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। जब आप एकदम प्रिपरेशन, मतलब एकदम सीरियस प्रिपरेशन मोड में आ जाओ, तब शुरुआत आप बहुत आराम से करोगे। आंसर राइटिंग में जल्दबाजी शुरुआत में मत करना, वरना आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी डाउन आ जाएगा। क्वांटिटी रहेगा, क्वालिटी नहीं रहेगा। बोथ विल मैटर व्हेन यू राइट एन आंसर, ठीक है। और जब आप, अगर आपके पास कोई है फ्रेंड जो काफ़ी अच्छा है पढ़ने में, तो उससे इवेल्युएट करवा लो। अगर कोई टीचर नहीं है तो, या तो मैं जैसे करता था जब मैं पढ़ता था, तो कोई सीरियस कैंडिडेट तो उस टाइम पे उतने थे नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या करता था कि जो रेफरेंस बुक है उसमें जो मटेरियल दिया गया था उसके अगेंस्ट उसको कंपेयर कर लेता था, ठीक है। अगर कोई है ही नहीं तो जो है सेल्फ हेल्प के ऊपर रिलाई करो। अगर कोई है तो एक ग्रुप बना लो 4-5 लोगों का, बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं बनाना है, तो 4-5 लोग एक दूसरे के आंसर इवेल्युएट करते रहो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हो तो विजन का अच्छा रहता है। और मैंने शंकर IAS का लिया था। शंकर IAS का टेस्ट जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रीजनेबल प्राइस होता है, और उनका एवेल्युएशन भी अच्छा है, ठीक है। पर्सनल अटेंशन देते हैं वो लोग, तो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट शंकर IAS ऑल्सो। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जब आपने एक बार अच्छे से कर लिया, फिर धीरे धीरे आप वीक एरियाज के ऊपर जाओ, ठीक है। हर एक पेपर में आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, एक वीक एरिया होगा। जैसे GS1 की बात करो तो हिस्ट्री सोसाइटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी थोड़ा वीक है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को, और हो सके उतना आप फ्लो चार्ट्स का यूज करें, डायग्राम्स का यूज करें, मैप्स का यूज करें, ठीक है। उससे आपका एक प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, टाइम भी कम जाएगा, ठीक है। एथिक्स वगैरह के पेपर में लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में मेरे पास टाइम कम था, तो मैं ज्यादातर फ्लो चार्ट में फिर लिख दिया था सारा, पूरा पैराग्राफ में नहीं लिखता था मैं, ठीक है। तो वो आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीजें इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे और मेंस राइटिंग का मैंने आपको बताया। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? आंसर राइटिंग अपने अलग से करेंगे एक सेशन पूरा, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है। इसमें किसी को कोई डाउट है ऐसे राइटिंग और बेसिक आंसर राइटिंग में? यस सर, नो नो सर, बढ़िया। एक जना कोई बोलो, स्नेह लता, कौन बोल रहा है? आलोक सर। हाँ आलोक, आप पहले बोल दो। हाँ सर, बढ़िया सर, अच्छा अच्छा एक्सप्लेन था सर, कोई डाउट नहीं है इसमें। आपको नहीं है, ठीक है। स्नेह लता आपको? नो सर, नो डाउट। ठीक है, और कोई है जिसको डाउट है? मैं आगे बढ़ूं फिर? यस सर। ठीक है, मुझे डाउट है। हाँ बोलो। यस सर। हाँ किसी को डाउट सर है? एक सेकंड हम्म, करण। सर प्रीलिम्स, हाँ सर प्रीलिम्स के बाद सर हमें कितना टाइम मिलेगा? देखो यार, अभी तो कुछ आया नहीं है 2021 का। जनरली 3 महीने का होता है, 2.5-3 महीने का, ठीक है। पर कोरोना की वजह से कितना टाइम देंगे आप अज्यूम नहीं कर, 2.5 मंथ्स का रख सकते हो, मतलब 75 डेज के आसपास का। तो इस टाइम का टाइम कम रहेगा, तो प्रिपरेशन थोड़ा अभी से कर लेना मेंस का। आपका ऑप्शन अच्छे से खत्म कर लो अभी, और एथिक्स का बेसिक जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आप देख लो, ठीक है। बाकी GS में तो सबका सेम ही रहेगा, उसके लिए अलग से टाइम नहीं देना है आपको। हाँ सर, आपने कब से प्रिपरेशन शुरू की थी? देखो इसके लिए मैंने तो 13-14 से शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई कोचिंग उतना था नहीं। पर और मेरा जो सीरियस प्रिपरेशन था वो 2015 से शुरू हुआ, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके पहले जो है मतलब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा सोशियोलॉजी पढ़ लिया, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लिया। गाइडेंस था नहीं, ना ही कोई कोचिंग था, ठीक है। ना ही ऑनलाइन का उतना उस टाइम पे कुछ था, ऑनलाइन कोचिंग का, तो सब अपने आप ही करना था। तो 13-14 से मैंने ढूंढना सब शुरू कर दिया था फर्स्ट ईयर से। और 15 के बाद मैंने स्पीपा का एग्जाम दिया था,
गुजरात गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देता है, तो वो ज्वाइन किया था मैंने। वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बन गए, फिर वहीं से शुरू हो गया सब। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया मैंने 15 के बाद, तो वहाँ से सीरियस प्रिपरेशन था। 13-14 से मैंने सब बेसिक ढूंढना चालू कर दिया था। एनीवन एल्स? सर हाँ, सर कौन बोल रहा है? सर ये सर जो आपने का बताया प्रिपरेशन एक सेकंड मेंस के साथ। स्नेहलता पहले आप बोल दो, और दूसरा कौन बोल रहा है? सर ऑप्शनल का प्रिपरेशन मेंस के साथ ही होगा। हाँ, वो देखो मेंस के साथ ही आपको करना है, क्योंकि मेंस में आएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। पर आपको करना ये है कि ऑप्शनल आपका तैयार होना चाहिए। प्रीलिम्स के बाद आप पूरा पढ़ने मत बैठना, वरना वो आपको डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो एटलीस्ट एक पेपर तो आप तैयार कर लो पूरा अच्छे से। अगर दोनों भी नहीं कर पा रहे हो तो दोनों कर लो, दैट इज द बेस्ट प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको टेस्ट भी देने होंगे बहुत सारे। हाँ अक्षर बोलो। हेलो सर। हेलो सर, जैसे रिवीजन के लिए, जैसे कि मैंने पॉलिटी में गवर्नर चैप्टर पढ़ा है, तो गवर्नर चैप्टर जो है वो मेरा क्लियर हुआ है। वो चेक करने के लिए कोई ऐसे टेस्ट सीरीज का कोई बुक अवेलेबल है जो खाली गवर्नर के क्वेश्चन अवेलेबल कराती है? नहीं, वैसा तो नहीं होगा, बट आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एक बुक आता है, दिशा पब्लिकेशन का, शायद दृष्टि का है, ठीक है। हाँ, तो वो सब उसमें है मेरे पास। हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, यूनियन के सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए, स्टेट के सारे एक साथ दिए, और उसके फिर सब टॉपिक्स हैं उसमें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पर पॉलिटी में एक बात हमेशा याद रखना, जितना इंटीग्रेटेड अप्रोच आप लोगे ना एक पॉलिटी में, जिससे यूनियन और स्टेट को हमेशा साथ में पढ़ना। प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो साथ में गवर्नर भी पढ़ लो, तो दोनों के पावर्स अच्छे से कंपेयर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साथ में पढ़ लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साथ में पढ़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले पूरा यूनियन पढ़ा फिर पूरा स्टेट पढ़ा, वैसे मत पढ़ो, दोनों साथ में जाओ पैरेलल, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे क्या क्या पावर्स है आपको अच्छे से पता चलेंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर के कंपैरिजन के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, तो वो स्ट्रेटेजी सही रहेगा इसके लिए। ओके। और सर एनसीईआरटी कवर करना नेसेसरी है क्या? एनसीईआरटी पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में तो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा 11-12 का नया वाला, तो आपको और कुछ बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको मैप्स पढ़ने हैं थोड़े बहुत, और जीसी लियोंग से क्लाइमेटिक जो रीजन्स है वो पढ़ने हैं, तो आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैं हमेशा कहता हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को छोड़ के अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, पर हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और साइंस अगर आपका क्लियर है, आपने इंजीनियरिंग किया है तो मेडिकल किया, तो आपका साइंस अगर क्लियर है तो ठीक है, वरना साइंस का भी आप 6 से 10 तक का पढ़ लो, और 11-12 का बायोलॉजी, ठीक है। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का आप नहीं पढ़ोगे, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी बहुत, एक सेकंड, ओल्ड एनसीईआरटी फॉर हिस्ट्री एंड न्यू एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, और साइंस के लिए भी न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे एक पूरे साल भर में न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, करंट अफेयर्स को लाइक बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाते होंगे एक ही टॉपिक पर, तो आपने मतलब कैसे कंपाइल कर रखा था पूरा एक एक टॉपिक पर? साल भर में कितने आ रहे, जैसे पॉलिटी में अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग, इस साल से जो है नोट्स बनाना शुरू किया करंट अफेयर्स का। बाकी मैं जो मंथली मैगजीन आता है उसमें नोट्स बना लेता हूँ। जैसे कोई एक टॉपिक दिया है तो उसका मैं इंटरनेट सर्च करके साइड में लिख देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, ठीक है। तो मैं वैसे बना रहा था, इस साल से मैंने बनाना शुरू किया है थोड़ा बहुत 21 के लिए। तो वो आप एवर नोट में बना सकते हैं, वन नोट में बना सकते हैं, वर्ड फाइल में भी बना सकते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। या तो फिर आप पेपर में बना लो। उसमें आपको करना ही होगा कि जैसे कोई टॉपिक है जो बहुत चल रहा है न्यूज़ में, जैसे कोविड है, तो कोविड के आर्टिकल्स आपको बैक टू बैक मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब आप पेपर में बनाओ तो 3-4 पेज छोड़ दो उसके लिए। फिर आप एक टॉपिक बना लो जुडिशरी का, तो जुडिशरी के 4-5 पेज छोड़ दो, तो जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वहीं पे ऐड करते रहना, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट होगी बार बार, कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे। आप इकोनॉमी में देखोगे, आप पॉलिटी में देखोगे तो क्वेश्चंस रिपीट होंगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से पेज जो है असाइन कर दो, और अगर खत्म हो जाता है तो फिर आप नीचे लिख दो कि भाई रिफर पेज नंबर दिस लेटर ऑन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है। तमिलनाडु एक सेकंड, एक क्वेश्चन ये था कि दोनों ऐसे में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो दोनों में आपको करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और मैप कैसे बनाना है, तो मैप
इंडिया का मैप आप कम से कम याद कर लो, वर्ल्ड मैप आपको याद नहीं रहता तो इंडिया का मैप बहुत सिंपल है बनाना, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस करोगे 4-5 बार तो आ जाएगा, ठीक है। और इंडिया का मैप बनाओ तो पीओके और अक्साई चीन जो है उसमें इन्वॉल्व करना, जो जम्मू कश्मीर उसको तोड़ मत देना, ठीक है। काफ़ी लोग ये भूल करते हैं। इंडिया के मैप में हम पूरा बताएंगे इसको। मनु कश्यप और निधि, इन दोनों को क्वेश्चन है, कुछ पूछ लो बारी बारी कोई भी। सर पैराग्राफ लिखते हैं, हाँ, इसमें सर लिंक कैसे बनाएंगे सर, अगर आप एक एग्जांपल दे सकते जैसे हैं। नहीं, देखो कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, तो आइडियाज जो आपके आ रहे हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए। अब उसके लिए कोई क्वेश्चन आप दे दो तो मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन सर, सोसाइटी में लाइक जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन ले लीजिए। क्रिटिकल सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कौन सा बोल रहे हो? इंडिया और चाइना के बीच में जो क्रिटिकल सिचुएशन बारी बारी आती है उसके ऊपर अगर हम कुछ लिखना चाहें तो इंटर रिलेशन कैसे हम फाइंड करेंगे? इंटरलिंक आपको नहीं करना, फिर आप हेडिंग भी दे दो ना सिर्फ। जैसे इंडिया चाइना की बात हो रही है, ठीक है, तो एक बॉर्डर इशू कर दो आप, तिब्बत का इशू बता दो, ठीक है। और फिर जो बॉर्डर इशू जब आप लिखो तो उसमें एक जो आपका कश्मीर के साइड जो बॉर्डर इशू है, एक अरुणाचल की साइड है, वहाँ पे आप मैप बना के बता दो कौन सी बॉर्डर वहाँ पे है, ठीक है, कौन सी लाइन है, एक मैकमोहन लाइन है, एक जॉनसन लाइन है, वो आप ड्रॉ करके बता दो वहाँ पे, ठीक है। इंडो चाइना की बात आती है तो फिर आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर लिखना है। एक बॉर्डर इशू हो गया पहले, दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट कि जो डंपिंग हो रहा है स्टील वगैरह का इंडिया में, टॉयज वगैरह आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें वहीं से आ रही हैं और काफ़ी चीज़ें रूट होके आ रही हैं, ठीक है। डायरेक्ट चाइना से नहीं आ रही, बट चाइना एक अपना कंपनी कहीं और रजिस्टर करता है, वहाँ से उसको रूट करके बेचता है, तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट करके एक नया टॉपिक बना दो आप, जिसमें इंडियन ओशन, फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसका आप मेंशन कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप हेडिंग देके इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे तो चलेगा, हेडिंग ऐसे दे दो कि हर एक टॉपिक अलग अलग लगे, ठीक है। फ्लो आंसर में कब आएगा? जब कोई एक ही एस्पेक्ट के ऊपर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। एक टॉपिक के ऊपर 4-5 डायमेंशन बनाने हैं तो अगर इंटरकनेक्टेड नहीं हो रहा तो चलेगा। आप हेडिंग ऐसे दे दो कि हर एक टॉपिक नया लगे आपको, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल अगर ये टॉपिक लेते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, इसमें सर सोसाइटी में जैसे 2 एस्पेक्ट हुए, एक वुमेन हो गया और एक यूथ हो गया, तो जो हम वुमेन का पैराग्राफ लिखेंगे और यूथ का जो पैराग्राफ लिखेंगे तो इसके बीच में कैसे सर इंटरलिंक करें, ऐसा कोई एग्जांपल आप दे दीजिए। बी द चेंज यू वांट टू सी, ठीक है, उसमें आपको वुमेन और यूथ का इशू लिखना है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, मतलब ये जो पैराग्राफ लिखेंगे, एक पैराग्राफ वुमेन पे लिखेंगे, एक यूथ पे लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे? इंटरलिंकिंग जैसे देखो, जस्ट लाइक करके आप शुरू कर दे दो, हावेवर करके इशू शुरू कर दो, ठीक है। ये कनेक्टर्स कहे जाते हैं। ऐसे एक या दो ही वर्ड होते हैं जो 2 पैराग्राफ को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन का मतलब ये नहीं होगा वुमेन और यूथ के इश्यूज रिलेटेड हैं, बट वुमेन का इशू खत्म हो गया, नाउ वी आर डिस्कसिंग इशू ऑफ यूथ। हावेवर इन केस ऑफ यूथ द सिचुएशन इज डिफरेंट, ठीक है। या तो जस्ट लाइक द केस ऑफ वुमेन दिस कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूथ ऑल्सो, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड हो जाएगा वो कि वुमेन का इशू एंड हुआ, यूथ का शुरू हो गया। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके। तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अच्छा है, या तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, कोई भी एक ही पढ़ना पर, ठीक है। ओके, पर्सनली टेस्ट की बात करें थोड़ा या कुछ है? हाँ सक्षम सर, कैन यू रिजॉल्व माय प्रॉब्लम फर्स्ट? हाँ बोलो। Sir, I asked that question about BA in Public Administration after 12th. अच्छा, वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, वो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, कॉलेज और जॉब के साथ कैसे पढ़ना है वो वाला, ठीक है। Okay, तो वो सबसे लास्ट में मैं ले रहा हूँ। हेलो और सर। कोई? हाँ, कौन है? मनु? अक्षर। हाँ अक्षर। सर ऐसे बोलते कि 50 to 60 पेजेस पर डे पढ़ने का टारगेट रखना चाहिए, तो वो रियलिस्टिक है या नहीं? 50-60 पेज आप पढ़ सकते हो, इट्स पॉसिबल, ठीक है, उसमें कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको कहा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आप मैं अपनी बात करूं
तो मैंने जो नोट्स बनाए थे शुरुआत में विपिन चंद्रा के, मैं 2 दिन में पढ़ लेता था पूरा, क्योंकि हिस्ट्री मुझे पसंद है पढ़ना, तो मैं पढ़ता ही जाता था। पर अगर आप कोई मुझे कहे ज्योग्राफी पढ़ के दिखाओ पूरा, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि उतना मेरा इंक्लिनेशन नहीं है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज डिफर करेगा, बट 50 पेजेस इज पॉसिबल। फर्स्ट रीडिंग नॉट पॉसिबल, बट एक बार रीडिंग हो गया आपका, फिर इट इज पॉसिबल। फर्स्ट रीडिंग में आपको समझना है चीजों को, तो आप उतना स्पीड अप मत करिए। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, और आपके और कोई इश्यूज नहीं है लाइफ में, तो आप पढ़ सकते हैं, 50 पेजेस से भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। सर मैं मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट वे से अपना खुद का मटेरियल बनाए, अपना खुद के हाथ, तो उसे पढ़ने का कुछ अलग ही मजा होगा हमारा। मतलब कौन से टॉपिक में आप बोल रहे हो? कोई भी जियोग्राफी का अपना खुद का अगर हम मटेरियल बनाते तो उसे पढ़ने में हमें उतनी परेशानी नहीं होगी। या फिर जैसे मैंने आपको कहा, आप अपना मटेरियल बना रहे हो इन द सेंस रिवीजन के लिए बनाना है कि पूरा अलग बुक लिखना है आपको? नहीं सर, बुक नहीं लिखनी है, सिर्फ हमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी के लिए ही सिर्फ। तो वो फिर आपके ऊपर रहेगा। देखो, उसमें आप चाहो वैसे लिख सकते हो, क्लास नोट्स टाइप आपको पूरा अलग से मटेरियल बनाना है आपका कि आपको सिर्फ उसी को पढ़ना है, तो वैसे कर सकते हो, पर उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ठीक है। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें सिंगल सोर्स से ही पढ़ना है, जो भी पढ़ रहे हैं वो, तो फिर अलग से क्यों नोट्स बनाने हैं? जैसे पॉलिटी के लिए मैंने कभी नोट्स ही नहीं बनाए, क्योंकि लक्ष्मीकांत में सारी चीजें दी हुई हैं, उसमें सिर्फ आपको हाईलाइट कर देना है कहाँ कहाँ ध्यान रखना है पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो बुक नहीं पढ़ना, मुझे अपने नोट्स पढ़ने अपने हाथ से लिखे हुए, तो वैसे भी कर सकते हो। सर आप अपने आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने नोट्स दिखा सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आप। मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने पहले कहा, मैंने एक बार बनाए थे हिस्ट्री के, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पता चल गया कि एक ही बुक में से पढ़ना है, तो क्यों नोट्स बनाओ अलग से, टाइम इन्वेस्ट ज्यादा होता है। मैंने अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाए पर वो क्लास नोट्स जैसे हैं, ठीक है। और रिवीजन के नोट्स मेरे ऑप्शनल के हैं, जीएस का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है अलग से। ओके सर, कुछ टाइम ज़्यादा ले लेते हैं अपना, इसलिए। मनु इज रेजिंग हैंड। यस हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। सर जैसे हमने कोई टॉपिक कवर किया तो उससे रिलेटेड हम जब कोई एमसीक्यूज लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नया है, बल्कि होता उसी टॉपिक का है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मतलब फिर से हमें वो टॉपिक दोबारा पढ़ना चाहिए या उस क्वेश्चन को ऐड कर लेना चाहिए एक्स्ट्रा में? नहीं, हाँ देखो, अगर आपने पढ़ना है छूट गया तो आपने पढ़ा था पर आपने ध्यान दे के नहीं पढ़ा था वो टॉपिक को, तो सिर्फ उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो अच्छे से। और अगर कुछ नया है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है। काफी क्वेश्चंस बाहर से भी आएंगे, मतलब लक्ष्मीकांत के ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी में ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बट पॉलिटी अगर आप देखोगे क्वेश्चन, तो 70-80% क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में से जरूर आएंगे, ठीक है। इस वजह से लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है बार बार, और जो नया मिल रहा है उसको ऐड करते जाओ साइड में। ओके सर, थैंक यू सर। और लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेंस। देखो, मेंस के लिए लक्ष्मीकांत आपको डायरेक्टली सफिशिएंट नहीं लगेगा, बट मैंने मेंस के लिए पॉलिटी में और कुछ नहीं पढ़ा है, लक्ष्मीकांत और जो विजन आईएएस है बस वही पढ़ा है, एंड इट हैज बीन सफिशिएंट फॉर मी। तो आप उसको और अच्छे से पढ़ो, वो मेंस में भी आपको इनडायरेक्टली, हाँ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए आप लक्ष्मीकांत का एक बुक है गवर्नेंस का, वो पढ़ लो, ठीक है। वो गवर्नेंस का बुक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। प्रेशर ग्रुप्स वगैरह है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो आप विजन आईएएस का या और किसी का, आईएएस बाबा के किसी का मटेरियल ले लो वैल्यू एडिशन का, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अलग बुक्स नहीं पढ़ने हैं, लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है मीन्स के लिए, सिर्फ वैल्यू एडिशन अलग अलग सोर्सेज से करना है बस, ठीक है सुशील। सर एक क्वेश्चन सर, कि जिसे हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें दूसरों के आंसर्स का एनालाइज करना चाहिए या डायरेक्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए? एनालिसिस करने का कोई जरूरी नहीं है, आप पहले खुद तो लिखिए कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अगर आप लिख ही नहीं पा रहे हो तो फिर दूसरों के आंसर से आप जो है रेफरेंस ले लो, पर अगर आप लिख पा रहे हो, अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो देन इट इज फाइन। ओके सर। चलो ठीक है, मैं पर्सनली टेस्ट का बेसिक आपको समझा देता हूँ। इंटरव्यू कॉल तो है किसी का इस बार? मीन्स के बाद किसी का है? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, प्लीज। हाँ बोलो सर। मेरा 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट है और 2 साल है ये मेरे पास पूरे। हाँ। तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ फुल्ली तरीके से। तो
सर सबसे पहले जैसे बताते हैं, आपने भी बताया कि एनसीईआरटी पढ़ो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मोस्टली। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के साथ में क्या स्टैंडर्ड बुक्स भी स्टार्ट कर लूं मैं, या पहले एनसीईआरटी नहीं, पहले कंप्लीट करूं एनसीईआरटी दोनों? पढ़ लो, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर रेफरेंस बुक पढ़ेंगे आप 1 साल के बाद। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलेज में है तो कैसे पढ़ना है, जॉब है तो कैसे पढ़ना है, वो लास्ट में मैं लूंगा। ठीक है, अभी उसको छोड़ दो। ओके सर, एक ऑप्शनल के बारे में और नॉलेज लेनी थी, ऑप्शनल कैसे चूज करूं मैं? देखो, ऑप्शनल चूज करना है ना आपको, ऑप्शनल के लिए आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन किस में है, उसमें अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको पसंद है पढ़ना। जैसे मैं कॉमर्स में था तो कॉमर्स एंड अकाउंट्स मुझे पसंद था, पर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं थे यहाँ पे, और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का कोचिंग बहुत कम है दिल्ली में भी। ठीक है, और मेरा पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने और जो ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन थे उसको एक्सप्लोर किया। तो आपका ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है बहुत अच्छे से, और आपके पास कोचिंग भी है, तो आप ले लो। पर अगर नहीं है तो फिर आप क्या करो, आप 2-3 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लो। ठीक है, सिलेबस देख लो उसका, और उसके एनसीईआरटी 11th-12th का पढ़ के देख लो कि कितना कंफर्टेबल हो आप उसको देखने में। ठीक है जी, ये बेसिक स्ट्रेटेजी रहेगी। और अगर आपके पहचान में कोई है जो कर रहा हो तो उसका मटेरियल लेके पढ़ लो थोड़ा। ठीक है, 2-3 चैप्टर्स पढ़ लो सिलेबस के, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स? कि मैं पर्सनालिटी टेस्ट का बता दूं थोड़ा? यस सर, आप बता दो पर्सनालिटी चलो टेस्ट के ठीक लिए। है। देखो, पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसके नाम से आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी को वो लोग जज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो लोग। ठीक है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल जॉब इंटरव्यू, ये आपको ध्यान रखना है कि दे वांट अ सिविल सर्वेंट, अ पर्सन जिसका काम करने का मन है लोगों के लिए। ठीक है, जो डेडिकेटेड है, क्या उसका सर्विस ओरिएंटेशन है कि नहीं, कि या फिर वो सिर्फ एक एलिटिस्ट माइंडसेट से आया है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें वो लोग जज कर लेंगे, जिस तरह से आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे। तो द कंटेंट ऑफ व्हाट यू स्पीक एंड द वे यू स्पीक, उससे काफ़ी चीज़ें उनको पता चल जाएगी आपके हाव भाव से। ठीक है, तो वो लोग देखेंगे कि आप में सर्विस ओरिएंटेशन है या तो एक एलिटिस्ट ओरिएंटेशन है। दूसरा, वो लोग देखेंगे कि आप एम्पैथेटिकली चीज़ों को देखते हैं, जो सोशल रियलिटी है उसको, या एक सेल्फ सेंट्रिक वे में देखते हैं कि मेरा फायदा कैसे हो जाए या तो मेरी कम्युनिटी का फायदा कैसे हो जाए। ठीक है, तो आप एक नैरो पर्सपेक्टिव रखते हैं तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल। ठीक है, तो एक एम्पैथेटिक अप्रोच आपका होना चाहिए, एक बेसिक ह्यूमनिस्ट आइडियल्स जो हैं किसी भी इंसान के, वो आपके अंदर होने चाहिए। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है, ठीक है, वो क्या हम अपहोल्ड करते हैं कि नहीं। जब हम बोलते हैं, जो हमारा एक्शन है उसमें आपको सिचुएशन रिएक्शन भी देंगे, तो उसमें आपको बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो एथोस हैं वो याद रखने हैं, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते किसी भी कीमत में। ठीक है, और आपको याद रखना है कि एज एन एग्जीक्यूटिव आपका काम होगा लॉ इम्प्लीमेंट करना, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, तो उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है फील्ड में। तो अगर आप उसके ही अगेंस्ट में हो तो आप सीधे बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो कंसेप्ट डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद अगर सर्विस में जाते हो तो वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जज करेंगे लोग। ठीक है, तो आपका पर्सनालिटी आपको ग्रूम करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, क्योंकि काफ़ी सिचुएशन स्ट्रेस वाली होगी फील्ड में, तो क्या आप हार मान लोगे या आप डट के खड़े रहोगे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें वो लोग चेक करेंगे। जब कभी भी इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी टेस्ट देने आप जाओ, तो आप वहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा, मैं कैसे आंसर करूँगा, उतना ज़्यादा प्रेशर में मत जाना, क्योंकि वो बैकफायर होता है। और जब आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो आपको एक डरा दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेस इंटरव्यू देके, तो स्ट्रेस इंटरव्यू बहुत कम होते हैं आज के टाइम में। यूपीएससी में एकदम कॉर्डियल इंटरेक्शन होता है। जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं वो भी देखना चाहते हैं कि जो यूथ है आज का, वो किस तरह से इंडिया को देखता है, वो किस तरह से काम करना चाहता है। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव नोट पे जाना। जब मैं गया इंटरव्यू बोर्ड में रूम में, तो शुरुआत के 3-4 मिनट मैं भी घबराया हुआ था थोड़ा, क्योंकि मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, उसका एक्सपीरियंस अलग था बिल्कुल, यहाँ पे अलग था। तो मॉक इंटरव्यूज को रियल इंटरव्यू मत समझना कभी भी, वो सिर्फ एक ठीक है आपको देना हो तो दे दो 2-3, उससे ज़्यादा मत देना, वरना आप जो है मैनेज नहीं कर पाओगे सबका फीडबैक। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू बोर्ड कॉर्डियल ही रहेगा, ऐसा सोच के ही जाना, क्योंकि कॉर्डियल ही होता है। ठीक है, आपके खुद के रॉन्ग अजम्पशंस आपके लिए ही नुकसान कारक होंगे। तो जब कभी भी इंटरव्यू देने जाओ तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है
मुझे अपने आइडियाज शेयर करने हैं, अपना ओपिनियन देना है और मुझे सामने कुछ सीख के आना है। ठीक है, अगर मुझे नहीं आता तो मैं सॉरी कह दूंगा कि सॉरी आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट, या तो सॉरी आई हैव नॉट रेड इट, आई विल रीड अगेन व्हेन आई गो बैक। ठीक है, ऐसा कुछ आप बोल दो और वहां से आप आ जाओ वापस। आपका ह्यूमिलिटी जो होगा ना, वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा इंटरव्यू में, हमेशा याद रखना। अगर आपको नहीं आता है, आप सीधा बोल दो कि नहीं आता है, गोल गोल घुमाओ मत उनको। ठीक है, वो वेटरन लोग हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आपका इंटेंशन हमेशा जो है नॉलेज शेयर करना और नॉलेज रिसीव करना, यही होना चाहिए इंटरव्यू में। ठीक है, आपका एटीट्यूड जो होगा इट शुड बी वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्स जानी चाहिए। आपके वर्डिंग्स जो हों, आपके जेस्चर्स जो हों, इट शुड नॉट बी वेरी डोमिनेटिंग और वेरी ईगोइस्टिक। ठीक है, हम्बल एंड मॉडेस्ट पर्सन होने चाहिए आप, ये बेसिक क्वालिटी रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को याद रखना है आपको। ठीक है, और इमोशनली थोड़ा स्टेबल रहना वहाँ पे। अगर आप शुरुआत के 2-3 मिनट मैं भी घबरा गया था, बट देन दे स्टार्टेड टॉकिंग विथ मी इन सो नॉर्मल वे, जैसे आप आपके एल्डर्स से बात करते हो वैसे ही बात करते थे, तो मैं भी नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में कोई भी जो है रूमर्स ना रखें, कोई भी स्ट्रेस ना रखें। ठीक है, कोई प्रेशर के बिना आप जाएंगे इंटरव्यू में तो इंटरेक्शन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, और आपको आपका टोन चेक करना है, खास ध्यान रखना। आप जब बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स से मत बोलना कोई चीज़ों को। ठीक है, नॉर्मल जो दो लोग बात करते हैं वैसे आपकी बात होनी चाहिए, और आपका नेचुरल सेल्फ जो है उसको प्रेजेंट करना है वहाँ जाके। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोचिंग का दिमाग में मत बदल लेना, वरना आप खुद जो है उसमें फंस जाओगे, क्रॉस क्वेश्चंस अगर कोई आया तो। ठीक है, तो आपका जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग। ठीक है, और वो तभी आएगा जब आप आपका नेचुरल आंसर दोगे, नॉट द वन दैट हैज बीन टॉट टू यू बाय द इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, और इंटरव्यू जब देने जाओ तो 4-5 एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। एक होगा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो होगा वो। दूसरा, आपने हॉबीज़ वगैरह लिखा है, इंटरेस्ट हॉबीज़, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई मेडल्स मिले हैं, कोई स्कॉलरशिप्स मिली आपने मेंशन किया है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, आपका कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, IIT IIM से हो, उसका थोड़ा देख लेना। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको क्वेश्चन आएगा, 1-2 तो आएगा, ज़्यादा नहीं तो। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आपका करंट अफेयर्स जो भी हो रहा है देश दुनिया में। ये 5-6 टॉपिक्स पे मोस्टली इंटरव्यू चलते हैं। कभी कभी स्ट्रेस इंटरव्यू करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस में लाने के लिए 4-5 क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लेंगे जो आपको पता ही नहीं होगा, तो सॉरी बोल देना, ब्लफ मत करना। या तो अगर आपको गैस मारना था, बोलना है सर इफ़ यू परमिट या मैडम इफ़ यू परमिट आई वुड लाइक टू टेक अ गेस। ठीक है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना कभी भी, क्योंकि वो लोग आपको पकड़ लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें होंगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए तैयारी जो है आपकी चलती रहेगी हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि मेंस के लिए होगा फिर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे। या हाँ सर, जैसे डेफ में, जैसे इंग्लिश में अगर इंटरव्यू देने के लिए लैंग्वेज अपने भर रखा है तो वहाँ पे बाइलिंगुअल मतलब हो सकता है कि नहीं, जैसे कि स्टिक रहना पड़ेगा इंग्लिश में, लाइक इंटरेक्शन वो लोग कैसे करेंगे? आप क्या करें, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा इंग्लिश में फॉर एग्जांपल, तो आप उनको परमिशन ले लीजिए कि सर इफ़ यू अलाउ आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी, या हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि आप वर्नाक्युलर यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि आपके लिए ट्रांसलेटर नहीं होगा अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में अगर आप दे रहे हैं तो आप हिंदी के लिए 1-2 बार पूछ सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा भी ना हो कि हर दूसरा तीसरा आंसर आपको हिंदी में देना हो, वरना दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन कि अगर आपका होल्ड नहीं था इंग्लिश पे तो आपने क्यों बोला। 1-2 क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा सर, तो आप बोल दो कि सर अगर आप परमिट करें, इफ़ यू परमिट मी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट बेटर इन हिंदी, आई वुड बी एट मोर ईज इन हिंदी। गुजराती में भी इंटरव्यू दे सकते हैं आप, मराठी में भी दे सकते हैं, जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें आप दे सकते हैं, पर उसमें होगा ये कि आपके लिए एक ट्रांसलेटर बिठा देंगे वो लोग, तो आप गुजराती में या मराठी में बोलोगे, वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देगा। ठीक है, और उनका जो क्वेश्चन होगा वो आपको गुजराती में देगा या मराठी में देगा। ठीक है, तो वो एक मिडल मैन आ जाएगा वहाँ पे जो ट्रांसलेट करेगा हर एक चीज़। अब वो कितना अच्छे से ट्रांसलेट कर रहा है वो पता नहीं, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया कभी। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत फंबल तो हो सकता है ना, लाइक क्योंकि इतना फ्लुएंसी तो अभी हम लोगों की इतनी
होती नहीं है। नहीं नहीं, तो आप हिंदी में भी दे थोड़ा सकते हो ना, इंटरव्यू हिंदी में दे दो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल जाता हो तो हिंदी में दे दो, अच्छा रहेगा, ऊपर से कोई बुराई नहीं है। तो सर और हिंदी के आप टर्म ओके सर, तो फिर मतलब वहाँ पे हिंदी के टर्म नहीं ज़्यादा मतलब वैसे भी जरूरी है यूज करना नहीं वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदी के बोलने के टाइम पे अगर कोई टेक्निकल टर्म आपको नहीं पता, इंग्लिश में बोलो, इट्स ओके, ठीक है। पर ओके सर। बेसिक हिंदी तो आपको फिर होना चाहिए, फिर मिक्स मत कर देना दोनों को। अगर कुछ कुछ वर्ड्स नहीं पता है तो आप बोल दो इंग्लिश में, दैट इज फाइन। बट फिर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ऐसा एक इंटरेक्शन में भी मजा नहीं आएगा शायद उनको, ठीक है। तो लैंग्वेज वही रखना इंटरव्यू के लिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। ट्रांसलेटर तो लोग बिठा देंगे आपके लिए, और वो ट्रांसलेट करके बता भी देंगे। काफ़ी लोग देते हैं, ऐसा नहीं, और काफ़ी लोग क्लियर भी करते हैं इसके बावजूद। तो कोई इनसिक्योरिटी मत रखना कभी भी माइंड में कि मैं नहीं कर पाऊंगा करके, आप कर पाओगे आराम से। जैसे मेंस अपने पूरा इंग्लिश मतलब वो लिखा है और इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, ऐसा चल सकता है? हाँ हाँ, चूज चल कर सकता सकते है, हैं वहाँ पे? चल सकता है, चल सकता है। ओके सर। सुशील, क्वेश्चन है आपका कुछ? आपका हैंड रेज्ड है। नो सर। ओके ओके ओके। अब लास्ट टॉपिक एक था कि कॉलेज में है तो कैसे तैयारी करें हम? सर। हाँ, कौन है? करण? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, आपने 5 टॉपिक्स किए थे ना कि ये 5 टॉपिक्स में से ही आपको आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं नहीं मोस्ट नहीं, ऑफली हाँ, करंट मोस्ट ऑफ अफेयर्स, हाँ, मोस्ट ऑफली। हाँ, करंट अफेयर्स, फिर आपका आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका आपका जो स्टेट और आपके जो गाँव, आप जिस गाँव से हो वहाँ से, वो 5 टॉपिक आप फिर से एक बार दोहरा दीजिएगा प्लीज। हाँ, एक तो आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, मतलब आप कौन से शहर से हो, कौन से स्टेट से हो, वो हो गया। आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर फेमस है तो उसका पूछ लेंगे शायद, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपने ग्रेजुएट किया, उसका कोर इलेक्टिव जिसे कहते हैं ना, मेन सब्जेक्ट। जैसे मैंने बीकॉम किया विद अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के बारे में जनरली पूछेंगे, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट नहीं पूछेंगे मेरे को जनरली। तीसरा है आपका जॉब प्रोफाइल, अगर आपने मतलब वर्क एक्सपीरियंस है आपका पहले, ठीक है, या तो आप कर रहे हो अभी भी जॉब, तो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे आपको। चौथा है आपका करंट अफेयर्स। पांचवा है आपका डेफ, जिसमें आपने हॉबीज, इंटरेस्ट, कोई मेडल्स मिला है, कोई स्कॉलरशिप मिला है, वो सब आपने मेंशन किया है। और लास्ट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। ये 6 टॉपिक्स मोस्टली आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो कैसे तैयारी करनी। जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था कि 12th के बाद अब वो है तो कोई जो है 2023 में देने वाला है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी हाँ सर, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि आई एम इन क्लास 12th फ्रॉम 11th क्लास आई ऑफ ह्यूमैनिटीज। हाँ बोलो सक्षम। यस सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली फ्रॉम क्लास 11th आई ऑफ ह्यूमैनिटीज। हाँ, that is a good decision for UPSC. एंड सर हाँ बोलो। And so further I want to go ahead with BA in public administration. हाँ, अच्छा टॉप, मतलब अच्छा ऑप्शन है वो भी, पबेड जो हिमांशु ने लिया हुआ है, एंड काफी लोग जो है पबेड से क्लियर कर रहे हैं अभी। देखो PSIR है, पबेड है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ये 4-5 टॉपिक, फिलोसॉफी है, ये ज्यादा चल रहे हैं। तो इसमें से आपको जो भी लगेगा, और ये आपको GS में भी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो आप ले लो, ठीक है। ओके सर। ओके, सो अब कॉलेज की बात आती, हाँ ओके। कॉलेज में अगर आप हैं तो कॉलेज में आप कौन सी ईयर में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप लास्ट ईयर में तो आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए अभी से, रिगरस वाला। पर अगर आप शुरुआत के फर्स्ट ईयर में हैं अभी, तो फिर उतना लोड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो आप बेसिक पेपर पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले रीडिंग हैबिट आप डाल दो, न्यूज़पेपर रीडिंग का, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में आप द हिंदू नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, इंडियन एक्सप्रेस है तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, ठीक है। बेसिक पढ़ना शुरू करो, आपके थॉट्स इवॉल्व कैसे हो रहे हैं आप देखो उसको। दूसरा काम आप ये करिए कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लो जब आप कॉलेज में हो। तो आप जब बैटल फील्ड में उतरो अच्छे से, यूपीएससी प्रिपरेशन में फुल ऑन, तो आपको एनर्जी उस सारी चीज़ों में जो है इन्वेस्ट ना करनी पड़े, डाइवर्ट ना करनी पड़े। तो ऑप्शनल डिसाइड कर लो आप पहले तो। दूसरा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो अभी से, थोड़ा हैबिट डाल दो, और उसके साथ एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो फर्स्ट सेकेंड ईयर में। जब आपका लास्ट ईयर आता है
तो उसमें आपके सारे एनसीईआरटी खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है उसके बेसिक बुक्स खत्म हो जाने चाहिए। अगर आप इतना भी कॉलेज टाइम में कर लोगे ना तो आपका जो यूपीएससी का जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। जीएस का बेसिक्स पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी पढ़ लो, चल जाएगा। रेफरेंस बुक अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, पर आपका ऑप्शनल डिसाइड कर लो और ऑप्शनल के बेसिक बुक्स जो मटेरियल है वो पढ़ लो आप, ठीक है। ऑप्शनल अगर आपने पढ़ लिया ना अच्छे से तो आपका मेंस का 50% लोड कम हो जाएगा, ये आप मान के चलो, ठीक है। ऑप्शनल इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन एंड इन योर सर्विस एलोकेशन। तो ऑप्शनल आपका जितना अच्छे से और जितना जल्दी तैयार होगा उतने आप रेस में आगे रहोगे, ठीक है। और ग्रेजुएशन एक बार आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फुल फ्लेज शुरुआत कर दो पढ़ने की। जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और उसमें अगर आप फंबल करोगे तो बहुत खराब लगेगा कि जो सब्जेक्ट आपने 3-4 साल पढ़ा है, अगर आप पीजी किया है तो आपने 5-7 साल पढ़ा होगा, ठीक है, वो आप नहीं दे पा रहे आंसर तो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। इसलिए उसको भी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, कोर इलेक्टिव है, उसको आपको मिस आउट नहीं करना, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो मैंने कहा, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल दो, जीएस के बेसिक्स और ऑप्शनल डिसाइड करके ऑप्शन अगर हो सके तो पूरा भी खत्म कर दो, ठीक है। फिर जो करंट अपडेट्स आएंगे आप ऐड करते रहना। अगर आप इतना भी कर लोगे कॉलेज में तो आपका 40 to 50% जर्नी खत्म हो जाएगा, उतना एफर्ट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप क्या करें, तो जॉब कर रहे हैं तो आपके 7-8 घंटे तो आपके वर्क प्लेस पे चले जाएंगे, 1-2 घंटे आने जाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो डेली आप 3 या 4 घंटे पढ़ने की हैबिट डाल दो, ठीक है। सुबह अगर वर्क करते टाइम ब्रेक मिल जाता है कहीं ना कहीं तो आप न्यूज़पेपर खत्म कर दो सुबह सुबह में, ठीक है। उतना आप कर लो जब आप जॉब करो। जब घर पे आओ तो आप आपका जीएस ऑप्शन पढ़ लो 3-4 घंटे, और जब आपको छुट्टी मिलता है तो जो आपका वीकेंड है उसमें 8 से 10 घंटे पढ़ लो, ठीक है। एक्सटेंडेड आवर्स पढ़ो, जो फैमिली ट्रिप्स हैं, फैमिली इवेंट्स है, उसको थोड़ा कट डाउन करो, बाकी सारी चीज़ों को कट डाउन करो, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। तो कैपिटलाइज ऑन योर वीकेंड्स एंड योर हॉलीडेज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है कि आप रिलेशन बिल्डअप अच्छे से करो आपके कलीग्स के साथ, कि जब कभी भी आपके एग्जाम आए तो वो लोग आपका थोड़ा काम संभाल ले, अगर आप मतलब ना हो प्लेस पे तो, या फिर आप छुट्टी पे हो तो आपकी वजह से काम ना अटक जाए कि आपको जाना ही पड़े वहाँ पे, ठीक है। तो आपका बॉस जो है और आपके कलीग्स जो है उसके साथ रिलेशंस अच्छे रखें और आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ भी रिलेशन मेंटेन करके रखें। ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके काम आएगी ही आएगी, ठीक है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर खत्म कर लो सुबह में इफ़ पॉसिबल हो तो, और डेली 3-4 घंटे तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, उससे कम आप दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी फिर चली जाएगी और एक बार डिरेल हो गए तो ऑन ट्रैक आना बहुत डिफिकल्ट होता है यूपीएससी में, ये हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप ऐसी जॉब सिलेक्ट करें जो सैलरी भले कम हो पर उसमें आपको पढ़ने का टाइम मिल जाए, जो जॉब थोड़ी फ्लेक्सिबल हो। जैसे मैंने रिजर्व बैंक का एग्जाम क्लियर किया था, बट साथ ही मैंने एसबीआई पीओ का, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पीओ एंड देना बैंक ग्रामीण जो है पीओ वो भी क्लियर किया था। 1-2 में इंटरव्यू कॉल थे, 1-2 क्लियर हो गया था और आरबीआई का पूरा क्लियर हो गया था। तो मेरे पास ऑप्शन था, तो एज ए पीओ अटेंड जो है मैं ज्वाइन करूं और ज़्यादा सैलरी कमाऊं, या आरबीआई असिस्टेंट में जो सैलरी कम है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लूँगा। पर आरबीआई असिस्टेंट में ये था कि काफ़ी बड़ा फ़ायदा ये था कि पढ़ने का टाइम मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता। पीओ की जॉब बहुत हेक्टिक होती है, पैसा ज़्यादा था पर काम भी ज़्यादा था। तो जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस हो तो आप ऐसी जॉब को ही प्रेफर करो जो आपको पढ़ाई में हेल्पफुल रहे। पैसा कम है, उसका स्टेटस कम है शायद, जैसे असिस्टेंट जो क्लास 3 है, पीओ है वो ऊपर है उससे, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में अभी मत पढ़ो आप। आपका गोल जो है आईएएस आईपीएस में जाना है या तो आईएफएस है, जिसमें भी आपको जाना है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रख के उसी हिसाब से आपका हर एक चीज़ होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेविएट होगे तो फिर आपका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हो सके उतना सीधा और सिंपल पाथ रखना, तो फटाफट हो जाएगा सब, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो पूछो। जो मेरी तरफ से था वो इतना था। सुशील का कुछ क्वेश्चन है कि आई एम डूइंग बीएससी, एक सेकेंड, इज इट बेटर टू टेक एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट? एग्रीकल्चर तो आपको फॉरेस्ट सर्विस में भी हेल्पफुल रहेगा, तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। पर उसका पेपर्स देख लो, उसका सिलेबस देख लो कि आप
कर पाओगे जो आपके पास नॉलेज बेस है उससे, तो फिर ठीक है। हाँ बोलो। हेलो। सर मेरा गोल यूपीएससी आईएएस आईपीएस है सर, तो मुझे हेलो हाँ सर, हेलो। कैन यू हियर मी? हाँ निधि बोलो। हेलो हाँ निधि बोलो। सर, मेरा गोल यूपीएससी आईपीएस है, तो क्या मुझे जीपीएससी की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए साथ में? जीपीएससी का आपका हो ही जाएगा, जैसे जैसे आप यूपीएससी को पढ़ोगे ना वैसे वैसे ये जीपीएससी का आपका 80-90% कवर हो जाएगा, तो आपको अलग से नहीं करना है। उसमें सर कुछ ऐसे मतलब हैम्पर नहीं होगी ना उससे यूपीएससी की प्रिपरेशन? नहीं 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 नहीं, पर आप फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना। गुजरात का जो है ना उसमें बेसिक बेसिक जो फैक्ट्स है वो आप पढ़ लेना, बस उससे आपका काम हो जाना चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा था गुजरात का स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा। थैंक यू। ओके। Hello, हाँ कौन है? sir, I'm Kavya, sir. I have a question ओके बोलो काव्या। related to preparation. So I'm actually preparing from 2019, sir. I'm ओके doing job and also I'm preparing simultaneously. ओके But what issue I'm facing is I'll read one topic for 1 week and I feel like it is too much extensive. The subject is too much extensive, and then again the next week I'll read some other topic. So ओके initially I faced like issues like in making the notes and also in feeling hard about the subject, that syllabus is too much. So how, even though I put the syllabus copy beside me and start preparing for the topics, and frequently, and while reading also we will see frequent breaks, like we'll have some other work. So in ओके order to maintain this like studying hard proper, and also like how to limit our content, like this is useful, this whatever I'm preparing, right? Suppose in economics if you're preparing some basic topics like what is GDP and all. So if you're preparing those topics, so whenever I read, right, I will read the basics topics only, I don't go to the advanced. So ओके how to like understand all these things? Do I need to chart out all these ओके what I know, what so I'm facing these kind of issues a lot ओके ओके during my preparation. ओके, नो आई आंसर दैट। सी जैसे इकोनॉमी एक टॉपिक है, ठीक, इकोनॉमी इज अ सब्जेक्ट। नाउ इफ यू सी प्रीवियस 4-5 years क्वेश्चन पेपर फॉर प्रीलिम्स, सो अगर मेंस का देखोगे तो अलग क्वेश्चंस होंगे, प्रीलिम्स का देखोगे तो अलग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। prelims most of the questions that they do ask are relating to either banking sector, right, or they relate to some macroeconomic concept like GDP or some economic happenings here and there, right? They don't ask microeconomics topic. So you have to identify which are the areas from where the questions are coming, right? And most of the questions that you see in economic section are from current affairs only or from the banking sector. So these are the two areas where you have to work more on national income and employment wale jo questions hai wo. So you have to identify the questions that are coming and associated sectors or subsections of the topic, ठीक है, and you have to focus accordingly. If you read polity, then majority of the questions are from either basic philosophy of constitution or from the parliament section, जो union section है आपका, parliament and executive and judiciary, supreme court, ठीक है, उसी से related questions होते हैं majority होते हैं, या तो पंचायती राज के होते हैं। तो you have to identify which sections are given importance in prelims and which given in mains, तो आपका काफी effort कम हो जाएगा। Is it clear, Kavya? Yeah, sir. And also during the study hours, I will face frequent breaks. So how to control that and be focused on the topics that I'm See, studying? like just cut off those things that are distracting. If social media is a distraction, just uninstall it. That is the easiest way out. Or you can use it for a fixed hour at the night after you have completed reading. Then you can enjoy social media for 1 hour, 2 hour. It's okay. You cannot have it throughout the day, right? So just try to break the cycle and limit it to a specified time period, not for the whole day, right? Just put your phone in one corner and read. Don't either switch it off or
put it on silent mode. Do something like that. And on weekdays also I will plan for like 2 hours of study. So but it will be like for total 1 week I'll study history. Okay, then next week I'll pick up geography. No, So don't do it like somewhere I that. feel See, no. Continuity आपको रखना पड़ेगा. आप हर वीक में देखो, if you are doing revision and if you are doing it, then it is fine. But if you are doing first or second reading and if you are doing this, then it is a big mistake because you need to have a flow of understanding, right? Any topic. तो आप subject पूरा पढ़ो. Don't break it in weeks like that. Okay, in month you can study maximum 2 subjects when you are doing it for the first or second time, because you are creating your base, and when you create the base, it has to be very strong, right? Okay. Okay, sir. Thank you. Any other question? Hello, sir. There is lot of disturbance, Mohammed. Sir, when I read some topic due to terminology, understanding becomes difficult and slowly interest is lacking. See, टर्मिनोलॉजी कहाँ पे आता है? मेनली आपका ऑप्शन में टर्मिनोलॉजी आएगा, या तो इकोनॉमिक्स वगैरह में टर्मिनोलॉजी आता है. पॉलिटी हिस्ट्री में उतना टर्मिनोलॉजी नहीं होता. श्वेता, वेयर इज द प्रॉब्लम? इज श्वेता देयर? सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं सर. हाँ बोलो मोहम्मद. सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं बी फाइनल में हूँ. तो सर क्वेश्चन में जैसे मुझे इंटरेस्ट हिस्ट्री में आता है, मेरे पास बी में हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस, 2 हैं जिसमें से मुझे हिस्ट्री ज्यादा पसंद है. तो अब जैसे मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 2-3 महीने में मैं कर लूंगा. तो उसके बाद क्या मुझे पहले अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करना चाहिए या जीएस को भी लेकर चलना चाहिए उसके साथ में थोड़ा? नहीं, मतलब हिस्ट्री क्या जीएस बोल रहे हो आप? देखो, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स. जी एक सेकंड जस्ट अ सेकंड. हाँ मोहम्मद, अगर आप हिस्ट्री का पूछ रहे हो तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, तो आपको हिस्ट्री जीएस के पर्सपेक्टिव से अलग से नहीं पढ़ना है. ठीक है, आपका कवर हो जाएगा. अदर देन जीएस, मतलब अदर देन हिस्ट्री पूछ रहे हो तो जीएस अभी मत पढ़ो. अगर आप कौन सी ईयर में हो अभी? सेलेक्ट हो गया था. एक मिनट, अब बता दीजिए. हाँ, इसमें ये कह रहा हूँ मैं कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ना शुरू किया है अभी, तो पहले हिस्ट्री को ही खत्म कर दो, क्योंकि ऑप्शन अगर आपका है और आप पढ़ना शुरू कर दिया आपका बीए में, तो आप अच्छे से उसको एक बार पढ़ ही लो. ऑप्शनल और जीएस को मिक्स मत करो कभी भी. ठीक है, जीएस में हिस्ट्री जितना है उतना ऑप्शनल के साथ पढ़ लो, बट दूसरे जो टॉपिक्स है जीएस के वो मत पढ़ो भी. ज्योग्राफी वो सब बाद में पढ़ना. ठीक है. अच्छा. हेलो सर. दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, किसी और को भी पूछ लेने दो, आप बाद में पूछो. हेलो सर. हाँ बोलो, कौन है? अक्षर बोलो. हाँ सर, जैसे कोई बुक में स्टैंडर्ड बुक में पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, और साथ ही में विजन की और कोई इनसाइट की करंट अफेयर्स मैगजीन लेता हूँ, तो खुद से कितना गूगल सर्च करना चाहिए? नहीं देखो, उतना भी ज्यादा नहीं करना है कि मतलब आपका एक दूसरा पूरा मंथली मैगजीन टाइप हो जाए. कुछ बेस, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि कौन सा टॉपिक है जो आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, उसके एंगल से आपको करना है. बाकी आप जितना सर्च करना चाहो उतना कर सकते हो. आपको स्ट्रेटेजिकली जितना गेम खेलोगे ये वाला, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. तो पॉलिटी है तो पॉलिटी में कौन सी एरिया से क्वेश्चन आ रहे हो आप देख लो. ठीक है, कौन सी चीज बहुत ज्यादा न्यूज में रही है. ठीक है, काफी चीजें आपको जो दी है वो मोर देन सफिशिएंट होगी. विजन में भी कुछ एरियाज होंगे जो ऐसा होगा कि भाई इसमें और मुझे जानना चाहिए, इसमें जो दिया है वो कम लग रहा है मेरे को, या तो क्लियर नहीं हो रहा है. वैसे टॉपिक्स में आप ज्यादा रिसर्च करो, हर एक टॉपिक में नहीं करना है. ओके. करण, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अभी तो उतना टाइम नहीं है, मैं इंटरव्यू का जब स्पेसिफिक सेशन करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा.
ठीक है। मनु बोल रहा है हेलो कि सर। हाँ पूजा बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मेरी मदर टंग मराठी है, बट मैं मतलब यही गुजरात में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो आर देयर एनी चांसेस कि वो इंटरव्यू में मुझे महाराष्ट्र के बारे में भी पूछे? मतलब आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हो? हाँ, गुजरात में, बट हाँ तो मदर फिर टंग आप मेरी जब मराठी है। आप स्टेट वगैरह मेंशन करो, या तो आप आपका एड्रेस मेंशन करो, आप गुजरात का ही सब दे दो, ठीक है। अगर आपको हाँ पूछे तो आप मतलब बोल वही। देना कि मैं यहीं पे हूँ, मतलब 1-2 जनरेशन से मैं यहीं पे है। ओके सर, थैंक यू। ओके। मनु, आपको डाउट है कि हिस्ट्री लूं या फिर हिंदी लिटरेचर लूं? तो दोनों का सिलेबस देखो कितना लॉन्ग है। हिस्ट्री का तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, मेरे एक फ्रेंड के पास था, मतलब उसने लिया था हिस्ट्री ऑप्शन। और हिंदी लिटरेचर का मुझे आइडिया नहीं है, तो आप देख लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो थोड़े 1-2 साल के, और 2-3 जो चैप्टर्स हैं दोनों में पढ़ लो आप, ठीक है। यही सॉल्यूशन हमेशा रहेगा। और सुशील का क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स का जो बुक लिस्ट है इतना सारा नहीं पढ़ना है सुशील, आपको ऑप्शनल थोड़ी ना पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आप एक ही बुक पढ़े कोई भी, मृणाल सर के नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करो, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है वो। आप रमेश सिंह का बुक पढ़ लो या तो शंकर गणेश का बुक पढ़ लो, और फिर आप अच्छे से आपका विजन जो है उसको रेफर करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा आएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी को, या शैल वी रैप अप? मोहम्मद बोल दो आपका क्वेश्चन। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है सर, आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग बहुत जरूरी बताई जाती है, तो आंसर राइटिंग क्या मुझे अभी से लेकर चलिए या फिर नहीं, बाद आंसर में कुछ राइटिंग मत टाइम करो, बाद? आप खाली हिस्ट्री का आंसर राइटिंग करो, बाकी अभी कुछ मत करो, ठीक है। बहुत है अभी, आप काफी टाइम है आपके पास। अच्छा सर, एक ऐसे ऐसे बुक देते हैं? क्या बोल रहे हो? ऐसे सर मेरा तीसरा क्वेश्चन है। मोहम्मद, आपका आवाज जो है बहुत कट रहा है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। हाँ सर, हमें इंटरनेशनल लेवल पर कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए अपने सिलेबस में? किसमें? और इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स कौन से कवर कर मींस के? इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, वो जितना आपको विजन में मिल रहा है उतना अच्छे से पढ़ लो, बहुत है, कोई बुक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर मैं जियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, इंडिया का सर, लेकिन अगर किसी और कंट्री के बारे में भी उसकी जूलॉजी जियोग्राफी भी पूछेंगे क्या? नहीं, उतना नहीं पूछते वो लोग, नहीं उतना नहीं पूछेंगे, ठीक है, उतना टेंशन मत लो। मैं फिर डिस्कनेक्ट हुआ था सर, एससी के बारे में आपने बता दीजिए एक बार। क्या बोले मोहम्मद? सर आपने एससी के बारे में जो बोला था वो बता दीजिए, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था धोखे से सर। ये मैं रिकॉर्डेड सेशन है, मैं अपलोड कर दूंगा, आप इंस्टा पे देख लेना, ठीक है, पूरा मिल जाएगा आपको। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन सर प्लीज। हाँ बोलो सर, ये नोट्स कैसे बनाऊं सर? नोट्स? अरे नोट्स का भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, वो आप सुन लेना अच्छे से एक बार वापस से, ठीक है। अच्छा। आप खाली हिस्ट्री के रिलेटेड ही नोट्स बनाओ, आपका जो ऑप्शनल है वो, बाकी का नोट्स आपका जो रेफरेंस बुक है वही आपका नोट्स है, उसमें सिर्फ प्रॉपर से अंडरलाइन कर दो 2-3 बार पढ़ने के बाद, फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन मत करना कुछ, ठीक है, ये बेसिक सजेशन है। ओके। ऐसा नहीं करूं सर कि कोई कॉपी लेकर उस पर शॉर्ट नोट्स बना लूं? वो तुम्हारे ऊपर है, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं ना बोलता हूँ हमेशा। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक है, एनी मोर डाउट्स? हेलो सर। हाँ कौन है? हेलो सर, अक्षर। हाँ अक्षर। हाँ सर, मेरा एक फ्रेंड है, राजस्थान का है। तो राजस्थान की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रेगुलरली कंडक्ट नहीं करती एग्जाम, तो वो क्या जीपीएससी दे सकता है? हाँ, डोमिसाइल नहीं है, गुजरात का डोमिसाइल नहीं है उसके पास। ऐसे तो देते थे गुजरात के काफी लोग, राजस्थान में जाके भी एग्जाम देते, कुछ लोग उड़ीसा में जाके भी दे के आए हैं, ऐसे भी है, मैंने देखा है। तो एक बार जो नोटिफिकेशन आता है उसमें देख लो क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा सच नहीं होगा, खाली ये होता है कि गुजराती लैंग्वेज का जो पेपर है वो उसका क्लियर होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन जो आया है लेटेस्ट वो देख लो, उसमें मेंशन किया होगा क्या रिक्वायरमेंट है डोमिसाइल का। ओके सो
थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अच्छे से तैयारी करो और स्टे सेफ, टेक प्रिकॉशंस एंड कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है? और कुछ डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Stay healthy.